हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज हम हिस्ट्री ऑप्शनल वर्ल्ड हिस्ट्री की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें एंशिएंट एंड मेडिवल वर्ल्ड टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हमें कंटिन्यू करना है विद मेडिवल वर्ल्ड। सो इन द प्रीवियस सेशंस वी फर्स्ट डिस्कस्ड अबाउट द यूरोपियन हिस्ट्री वर्सेस वर्ल्ड हिस्ट्री, देन एंशिएंट एंड मेडिवल यूरोप को हमने शुरू किया था। फर्स्ट वी स्टार्टेड विद द एंशिएंट वर्ल्ड, जिसमें हमने पर्शियन एम्पायर देखा था, ग्रीक एम्पायर देखा था, अबाउट रोमन एम्पायर हमने देखा, एंड देन अबाउट दी एंशियंट रिलीजियस सेक्ट्स, डिफरेंट एंशियंट रिलीजियस सेक्ट्स के बारे में देखा। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद द मेडिवल एज। सो मेडिवल एज में देन हमने देखा कि मेडिवल एज में दो मेजर जो हैं वो एम्पायर्स हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट देम, दैट इज द ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड देन द होली रोमन एम्पायर। अब हमें इसके बाद की कहानी शुरू करनी है फ्रॉम फ्यूडलिज्म। नाउ फ्यूडलिज्म भी I suppose I have explained, yes, feudalism भी हमने प्रीवियस सेशन में एक्चुअली समझ लिया था। We need to start with the universal church system. Now, the very first thing जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो मेडिवल यूरोप है, हम एक ट्रांजिशन देखने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम मेडिवल यूरोप टू अ मॉडर्न यूरोप, एंड नॉट जस्ट यूरोप, टू द मॉडर्न वर्ल्ड, राइट। सो ये ट्रांजिशन जो है वो हमें किस तरह देखने को मिलेगा, दैट देयर विल बी थ्री इंस्टीट्यूशंस, तीन इंस्टीट्यूशंस होंगे मेडिवल यूरोप के जो कि पहले राइज करेंगे एंड देन उन तीनों इंस्टीट्यूशन के फॉल के बाद हमें मॉडर्न वर्ल्ड या मॉडर्न यूरोप देखने को मिलेगा। सो व्हाट आर दोज थ्री इंस्टीट्यूशंस? सो वो तीन इंस्टीट्यूशंस हैं फ्यूडलिज्म, द होली रोमन एम्पायर एंड द यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च। ये तीनों इंस्टीट्यूशंस मेडिवल टाइम के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। फ्यूडलिज्म, होली रोमन एम्पायर एंड यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च, ये एक दूसरे को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करेंगे रूल करने की। और इनका इंपैक्ट क्या देखने को मिलेगा? इनका इंपैक्ट देखने को मिलेगा हमें एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक रिलेशनशिप हम देखेंगे, द रिलेशनशिप between the lords and the serfs। ये लॉर्ड्स जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं एंड जो सर्फ्स हैं यानी कि जो पेजेंट्स हैं, उनके बीच में हमें एक रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। और ये किस तरह का रिलेशनशिप होगा? दैट द सर्फ्स और द पेजेंट्स विल सर्व देयर लॉर्ड्स एंड सर्व हाउ? दे विल सर्व ऑन देयर लैंड्स। और फ्यूडलिज्म एज अ सिस्टम क्या है? इट इज अ हायरार्कियल सिस्टम जिसमें किंग इज एट द टॉप एंड किंग प्रोवाइड्स लैंड ग्रांट्स टू किंग्स नोबिलिटी, एंड नोबिलिटी जो है वो या ड्यूक्स या अर्ल्स जो हैं वो फिर अपने बैरन्स को लैंड ग्रांट देते हैं, बैरन्स नाइट्स को देते हैं, और नाइट्स लास्ट में जो है वो सर्वेंट के सर्विट्यूड, पेजेंट्स के सर्विट्यूड के जोर पर जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। एंड वाई दिस होल सिस्टम वॉज क्रिएटेड, आई होप प्रीवियस सेशन में हमने अच्छे से समझा है। आफ्टर द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर के पास वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस चला गया व्हेन दे लॉस्ट द डायरेक्ट लिंक्स विद द ट्रेड ऑफ द मिडल ईस्ट के माध्यम से जो ट्रेड था साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना के साथ जो ट्रेड था, वहां से जब पैसा आना बंद हो गया, ये ट्रेड होना बंद हो गया, तो अब जो किंगडम्स डेवलप हुए आफ्टर द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, वो सभी किंगडम्स अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए दे वर नाउ डिपेंडेंट, हेविली डिपेंडेंट ऑन लैंड, और लैंड को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और लैंड एक्सप्लॉइटेशन के लिए तीन जो है वो सिस्टम्स डेवलप होंगे, या सर्फ के एक्सप्लॉइटेशन के लिए तीन सिस्टम्स डेवलप होंगे, वो है फ्यूडलिज्म, होली रोमन एम्पायर एंड यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च। सो इन द प्रीवियस सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट फ्यूडलिज्म एंड होली रोमन एम्पायर, नाउ वी नीड टू कंटिन्यू विद द यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च। सो आइए शुरू करते हैं। क्या है यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च? So with these statements, we'll try to understand. So Jesus Christ gave emphasis over popular and simple nature of religion. Now, Jesus Christ का जो movement है, it was against जो समाज में उस समय जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो उन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट एक सिंपल नेचर का रिलीजन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे जीसस क्राइस्ट, जो कि बेस्ड था ऑन मर्सी, ऑन कंपैशन फॉर एवरीवन, राइट। लेकिन लाइक
एनी अदर और एवरी अदर रिलीजन, इट गॉट ऑर्गेनाइज्ड। और जब ये ऑर्गेनाइज हो जाता है और पावर का कंसंट्रेशन होने लगता है, सो आप लोगों को याद है ना पावर का खेल क्या है? इट इज ऑल अबाउट पावर। पावर अगर आपको ग्रैब करनी है किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी को, किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी को पावर ग्रैब करनी है, भले ही वो रूलिंग क्लास से आए, मिडिल क्लास से आए या लोअर क्लासेस से आए, कोई भी पॉलिटिकल एंटिटी है, उसे अगर पावर ग्रैब करनी है, सो दे नीड एन आइडियोलॉजी। जनरली हमें ये ट्रेंड देखने को मिलेगा दैट दे विल यूज एन आइडियोलॉजी टू मसल अप पीपल, मसल करने के लिए पीपल को, यानी कि पीपल, लोगों को, मासेस को फोर्स करने के लिए एक आइडियोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और पावर कंसंट्रेट होगी। वही क्रिश्चियनिटी के साथ हुआ और वही सिस्टम फिर क्रिश्चियनिटी ने रूलिंग क्लास के साथ जुड़कर मासेस को सब्जुगेट किया, दैट डेवलप्ड इनटू द फ्यूडल सिस्टम, राइट? So after Christ, after him, two earlier saints like Saint Paul and Saint Augustine चार्ज उठाते हैं क्रिश्चियनिटी को फैलाने का। नाउ क्राइस्ट कब पैदा हुए, क्राइस्ट कब मरे, इन पर बहुत डिबेट्स चलती हैं, राइट? लेकिन क्रिश्चियनिटी एज अ फेथ धीरे धीरे डेवलप हुआ है। क्राइस्ट के मरने के बाद इट टुक अराउंड 100 years क्रिश्चियनिटी टू सॉलिडिफाई इटसेल्फ एज एन आइडियोलॉजी, अ प्रॉपर आइडियोलॉजी, क्योंकि जीसस क्राइस्ट वाज अ ज्यू, सो वो जुडाइज्म से निकल कर आ रहे हैं। वो ओल्ड टेस्टिमेंट या तोरा वाले जो भी मतलब आइडियाज़ हैं, उनसे अपने आइडियाज़ जो है वो नए डेवलप करते हैं, ठीक है ना? इसी के पैरेलल में अगर हम एंशिएंट इंडिया में जाएंगे तो हम देखेंगे कि भैया किस तरह वैदिक ट्रेडिशंस से हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स निकलते हुए आएंगे, यानी हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो एज अ रिएक्शन टू दी वैदिक ट्रेडिशंस या वैदिक सेक्ट्स जो है वो देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर जुडाइज्म या उस समय के जितने भी प्रेवलेंट नोन आइडियोलॉजिकल नॉलेज थी, उसके रिएक्शन में हमें क्रिश्चियनिटी देखने को मिली। एंड क्रिश्चियनिटी क्राइस्ट के साथ डेवलप नहीं हुई, क्राइस्ट के मैसेजेस को धीरे धीरे कोडिफाई किया गया। इट टुक अराउंड 100-150 years टू क्रिएट अ प्रॉपर फुली फंक्शनिंग ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। और जिसमें दो मेन सेंट्स जो हैं वो, उनका नाम आपको याद रखना है, सेंट पॉल और सेंट ऑगस्टीन। So they also discouraged ritualism while declaring faith to be the means of salvation. So कोई भी religion है ना, या कोई भी इस तरह का sect है, what they try to sell is salvation, that what will happen after this life. And in ethics we study, ethics में एक बहुत important question हम पढ़ते हैं, the purpose of life. देखिए, कहने को तो जीएस पेपर 4 को हम एथिक्स कह देते हैं, लेकिन एथिक्स इज जस्ट अ टॉपिक विच इज अ पार्ट ऑफ दैट होल पेपर। उसी पेपर में आगे जाकर हम फिलॉसफीज को पढ़ते हैं, राइट? मॉडर्न फिलोसफर्स एंड थिंकर्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। सो वहां पर हम डिफरेंट फिलोसफर्स के माध्यम से भी यही सेम सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। एंड एथिक्स को जब हम पढ़ते हैं तब भी यही सवाल निकलता है, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। सो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू अटेन साल्वेशन। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू अटेन मोक्ष। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, इट इज निर्वाण, या सॉरी, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म इट इज निर्वाण, जैनिज्म के हिसाब से इट इज कैवल्य, राइट? सो अलग अलग रिलीजन जो है वो पर्पस ऑफ लाइफ को डिफाइन करता है। तो क्रिश्चियनिटी ने पर्पस ऑफ लाइफ को रखा टू बी साल्वेशन, एंड साल्वेशन इज टू बी अचीव्ड थ्रू फेथ, हैविंग फेथ इन वन ट्रू गॉड एंड द गॉड्स सन हु वाज जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट वाज डिक्लेयर्ड एज द गॉड्स सन, नॉट द गॉड देमसेल्व्स, राइट? एंड सेंट पॉल और सेंट ऑगस्टीन जो है वो पहले फेथ की बात कर रहे हैं कि फेथ रखना है एंड रिचुअलिस्टिक नहीं होना। But like any other religion, like any other organized religion, Christianity gradually became ritualistic. Because मैंने आप लोगों को समझाया ना कि religion, बिल्कुल इनिशियल सेशन में याद कीजिए कि religion की शुरुआत कैसे हुई थी। रिचुअल्स बनाने पड़ते हैं तभी लोग जो है वो बात मानते हैं, अदरवाइज लोग बात नहीं मानते। मैंने आपको वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फंडा बताया था ना कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे फॉल इन दैट कर्व, एवरेज और बिलो एवरेज आईक्यू वाले, इंटेलिजेंस वाले, इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग। सो मासेस को अगर आपको बात मनवानी है तो किसी तरह का मंत्र टाइप का उनको देना पड़ेगा, किसी तरह की रिचुअल में उनको बांध कर रखना पड़ेगा, राइट?
दैट इज वाई कोई भी अगर इस तरह की रिलीजियस अगर आइडियोलॉजी है, रिलीजियस कोई भी आइडियोलॉजी, रिलीजियस आइडियोलॉजी कब बनती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका जवाब एथिक्स में मिलेगा। बट अभी एक गोलमोल आंसर देता हूं मैं आपको, जब वो साल्वेशन या बियॉन्ड दिस लाइफ की बात करने लग पड़ते हैं, या पर्पस ऑफ लाइफ बियॉन्ड दिस लाइफ की बात जब करने लग पड़ते हैं, तब वो आइडियोलॉजी जो है वो रिलीजियस फर्वर उसमें मिलना शुरू हो जाता है, या रिलीजियस फ्लेवर उसमें दिखने लग जाता है। सेम थिंग हैपेंड विद क्रिश्चियनिटी। यहां पर साल्वेशन के लिए वो फेथ की बात करने लगे कि हैव फेथ इन द वन ट्रू गॉड एंड द मैसेज ऑफ दैट वन ट्रू गॉड थ्रू द गॉड्स सन जीसस क्राइस्ट। लेकिन लेटर क्या हुआ? बट लेटर देयर अपीयर्ड टू टू अदर सेंट्स, पीटर लॉम्बार्ड एंड थॉमस एक्विनास, हु इन्फ्यूज्ड फॉर्मलिज्म एंड रिचुअलिज्म इनटू क्रिश्चियनिटी। बिकॉज लोग बगैर रिचुअल्स के उनको फॉलो नहीं कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं कर रहे थे। सो क्रिश्चियनिटी की फॉलोशिप बढ़ाने के लिए, फॉलोवरशिप बढ़ाने के लिए, दे नीडेड सम रिचुअल्स, बिकॉज पीपल हैप्पीली फॉलो रिचुअल्स। I don't know why it has to do something with our evolution और genetics या survival instinct से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर होगा। I'm not sure about it. But us as a species, we have a tendency to follow rituals. That is why religions are so successful and has been successful for thousands of years. Especially when a religion incorporates ritualism in itself. बिकॉज आपने देखा होगा कि बुद्धिज्म भी पहले ज्ञान की बात कर रहा था, बट धीरे धीरे बुद्धिज्म भी रिचुअलिस्टिक हो गया, जैनिज्म भी रिचुअलिस्टिक हो गया, वैदिक ट्रेडिशंस भी धीरे धीरे रिचुअलिस्टिक हो गए, राइट। सिमिलरली क्रिश्चियनिटी भी रिचुअलिस्टिक हो जाएगा, जुडाइज्म भी रिचुअलिस्टिक हो गया, इस्लाम भी रिचुअलिस्टिक हो जाएगा, सिखिज्म भी रिचुअलिस्टिक हो गया। ऑल दीज डिफरेंट सेक्ट्स एंड ग्रेजुअली व्हेन दे बिकेम रिचुअलिस्टिक एंड gained their individual identity and followership became organized religions, especially when they created a symbiotic relationship with the upper class to hold on power. एक दूसरे को legitimacy दे रहे हैं and they hold power together. Now they decided that it was not faith. फिर बाद में क्या डिसाइड किया गया? It was not faith but good works. अच्छे काम आपको करने हैं, केवल faith नहीं रखना, which helped someone to move on path for salvation, but they interpreted good works in a very personalized manner. तो अच्छे काम करने हैं आपको, तभी जाकर आपको salvation मिलेगा, लेकिन वो अच्छे काम क्या है वो हम बताएंगे, वो हम इंटरप्रेट करेंगे। तो 10 कमांडमेंट्स जो है वो दिए गए, 7 डेडली सिंस बताए गए, दैट यू डोंट, आप ये 7 डेडली सिंस नहीं करेंगे और ये 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करेंगे तो आप एक गुडनेस के पाथ पर चल रहे हैं। आप एक गुडनेस के पाथ पर जब चलेंगे तभी आप साल्वेशन के पाथ पर चलेंगे। सो फॉर देम गुड वर्क्स मेंट गाइडेंस बाय द प्रीस्ट एंड द 7 सैक्रामेंट्स। 10 कमांडमेंट्स एक अलग चीज है, लेकिन 7 सैक्रामेंट्स भी है। कुछ सैक्रामेंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, गाइडेंस फॉलो करनी है प्रीस्ट की। सो यहां पर प्रीस्टली क्लास जो है वो अपने आप को एक लेजिटिमेट अथॉरिटी के रूप में एस्टेब्लिश कर रही है एज अ मिडिल पर्सन बिटवीन गॉड और द डिवाइन एंड इंडिविजुअल और कम्युनिटी, क्योंकि इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट लेटर ऑन आएगा। सो इन अदर वर्ड्स दे डिक्लेयर्ड दैट द प्रीस्ट इज द selected lot, मतलब people who were selected by God, so every Christian should follow his instruction. Likewise every Christian had to perform 7 sacraments. जैसे हमें हिंदुओं को 16 संस्कार जो है वो फॉलो करने होते हैं, उसी तरह एवरी क्रिश्चियन शुड फॉलो these 7 sacraments. जो ये नहीं फॉलो कर रहा है वो ब्लास्फेमी कर रहा है, और जो ब्लास्फेमी कर रहा है उसको फूंक दिया जाएगा, उसको जला दिया जाएगा, राइट। जो चर्च है और जो रूलिंग एलीट है, उन दोनों के पास फोर्सेस हैं अपनी अपनी। अगर चर्च के पास अपनी फोर्स नहीं है तो रूलिंग एलीट चर्च को फोर्स जो है वो दे रहा है ताकि वो अपने बनाए गए ये गाइडलाइंस को एग्जीक्यूट करवा सके। और जो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, यानी कि जो डिविएंट है, उन डिविएंट्स को पनिश किया जा सके सिवियरली बाय यूजिंग द फोर्सेस हेल्ड बाय द रूलिंग एलिट्स, राइट। सिंस वन सिंगल रूलिंग एलिट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ दैट इन अ फ्यूडल सिस्टम, दैट इज वाई हमको हर लेवल पर जो है वो चर्च इंक्लूडेड नजर आता है इन अ फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी, राइट। यानी कि किंग के लेवल पर बिशप है, अर्ल के लेवल पर भी प्रीस्ट होगा, बैरन के लेवल पर भी एक चर्च है,
नाइट के लेवल पर भी चर्च है। तो नाइट का जो मैनर है, नाइट की जो फीफ है, उसमें भी एक चर्च जो है वो रहेगा जो नाइट्स के साथ नाइट्स को प्रेयर करवाएगा। ठीक है, वो रोज जाएंगे अपने चर्च, मतलब वो जो नाइट है वो अपने कासल से उठ के चर्च जाएगा रोज घोड़े पर बैठ के। ठीक है, और जाकर जो है वो प्रेयर करेगा, और लोग देखेंगे, पेजेंट्स देखेंगे कि देखो हमारा लॉर्ड जो है वो रोज चर्च जाता है, हमारा लॉर्ड इतना बड़ा आदमी अगर फॉलो कर रहा है चर्च की बातों को तो हमें भी फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, और नहीं फॉलो करेंगे तो उनकी कुटिया फूंक दी जाएगी। राइट, और किस तरह के वो मैसेज दे रहे हैं, क्या करना है, थोड़ी देर में समझाता हूं वो भी। नाउ दस emerged द medieval चर्च सिस्टम। इट वॉज वेरी akin टू टेम्पल ऑफ हिंदुइज्म एंड मोनेस्ट्री सिस्टम ऑफ बुद्धिज्म, जिसमें सिमिलर जो है वो फंडा चल रहा था। टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रीस्ट इन इंडिया ऑल्सो, एंड दे बिकेम द सोल अथॉरिटी टू कनेक्ट पीपल टू द डिवाइन। तो ये इट इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर क्रिश्चियनिटी, ये इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हर रिलीजन में हमें, हर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में हमें ये नजर आता है। नाउ दिस वाज नोन एज द यूनिवर्सल चर्च सिस्टम, जहां पर हर लेवल पर चर्च है। whose headquarters was situated in Rome, so जो कैथोलिक चर्च है उसका हेडक्वार्टर was situated in Rome, and the Greek Orthodox चर्च जो डेवलप हुआ उसका हेडक्वार्टर बना कहां पर, कॉन्स्टेंटिनोपल में। फिर आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल द हेडक्वार्टर्स ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च इट वाज शिफ्टेड टू कीव। कीव से फिर शिफ्ट हुआ मॉस्को, मॉस्को से अब जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग है। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च का आज भी जो है वो कहाँ है, इट इज इन रोम, बेसिकली इट इज इन पैलेस्टीन, सॉरी not Palestine but Vatican. Palestine is another important holy city for all these three religions, Judaism, Christianity and Islam, all three. So it was headed by Pope of Rome and patronized by the Holy Roman Empire. Pope literally it means father, right? In fact आप जो है वो अपने पिताजी को पापा बोलते होंगे, that is a Latin word actually. Pope या पापा is the word that is used for father in many Latin dialects, right? So पापा जो है वो या पोप है वो इन सब का, सभी क्रिश्चियंस का, ठीक है, फादर है वो, और वो कनेक्ट कर रहा है किससे, गॉड से, वो है पहली अथॉरिटी। ठीक है, और पोप की जो है वो अपनी स्टेट है, अपना राज्य है, उस राज्य को बोलते हैं पेपल स्टेट। पापा से बना है वो पेपल स्टेट। जब आगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली टॉपिक करवाऊंगा तो पेपल स्टेट समझाऊंगा क्या है। और जो ये पोप है इसको पैटर्नाइज कर रहा है होली रोमन एम्पायर, और होली रोमन एम्परर के कॉरोनेशन या अनॉइंटमेंट का काम जो है वो कौन कर रहा है, पोप कर रहा है, उसको वो अनॉइंट करेगा, राइट? नाउ सो दीज वर दी थ्री मेडिवल इंस्टीट्यूशंस, जिनको आगे हम और डिटेल में समझेंगे, बट फर्स्ट एक और प्लेयर को हम ऐड करते हैं इक्वेशन में, दैट इज इस्लाम। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इस्लाम इन द मेडिवल यूरोप। नाउ अरेबियन रीजन जो है वो क्या है, अरेबियन रीजन वाज अ डेजर्ट रीजन, राइट? एक्सेप्ट सम ग्रीन फेल्ट एट Mecca, there was dearth of agricultural land. So Arabian region, there must be a map here, right? This, so ये जो है वो लार्जली क्या है, एक डेजर्ट रीजन है, ठीक है, और यहां से इस्लाम की शुरुआत होगी। इट इज मैका, जहां पर जो है वो थोड़ा बहुत ग्रीनरी है और कोस्टल रीजन के नजदीक है। तो यहां पर अरेबियन रीजन में जो ट्रेडिशनली लोग रहते हैं, देवर, उनकी इकोनॉमी जो है वो इट वाज डिपेंडेंट अपॉन द ट्रेड फ्रॉम दीज टू वाटर बॉडीज। रेड सी से होने वाला जो ट्रेड है और ये पर्शियन गल्फ से होने वाला जो ट्रेड है, एंड दिस होल कोस्टलाइन जो ट्रेड चल रहा है किसके साथ, अरेबियन सी या इंडियन ओशन में जो ट्रेड चल रहा है, इन पर ये सारी, इस ट्रेड पर ये लार्जली ये ट्राइब्स डिपेंडेंट थी, यहां से सामान लेते थे एंड देन दे ट्रेडेड इट विद द लेवांत एरिया एंड ग्रेजुअली टू द यूरोप। सो दे वर डिपेंडेंट ऑन ट्रेड। सिंस इट इज अ डेजर्ट, अपना खुद का प्रोडक्शन उनका बहुत ज्यादा नहीं था। तेल यहां पर मौजूद था, वो तेल का यूज करते थे, लेकिन तेल का कुछ अभी लैंप्स में यूज कर लेते थे तेल को, या फ्यूल की तरह यूज कर लिया हाउस होल्ड में, या वॉर के दौरान जो है वो दुश्मनों को जलाने के लिए यूज कर लिया तेल को, क्योंकि तेल इतना ज्यादा था कि जहां पैर अगर जोर से रख दिया तो कई जगहों से तेल निकल आता था जमीन से।
या नेचुरली भी कई जगह से तेल निकलता था। तो तेल की डिमांड जो है वो मार्केट में इतनी ज़्यादा नहीं थी, डिमांड थी लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी, राइट। तो इनके पास खुद का अपना प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा था नहीं। सो ये ट्राइबल लोग थे, खुद का ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है यानी इकोनॉमी वीक है। इकोनॉमी वीक है तो एक स्ट्रांग स्टेट ये बहुत लंबे समय से एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे, राइट। पावर जो है वो सेंट्रलाइज या पावर इकट्ठा नहीं हो पा रही थी। बहुत सारी छोटी छोटी ट्राइब्स जो है वो आपस में बटी हुई थी, एंड देवर पेगन्स, देवर पेगन्स, दे फॉलोड पेगनिज्म, दैट मीन्स देवर पोलीथिस्टिक, दे हैड, एवरी ट्राइब हैड देयर ओन देवी देवता, राइट, और देवर आइडल वर्शिपर्स ऑल्सो, राइट। पेगनिज्म में क्वालिटी होती है पोलीथिज्म की एंड आइडल वर्शिपिंग की। और ये ट्राइब्स को जनरली बोला जाता है बेदुइन ट्राइब्स या कुछ सेमाइटिक ट्राइब्स हैं। तो ये सेमाइटिक और बेदुइन ट्राइब्स जो हैं वो ये सब ट्रेड वगैरह कर रही हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा है नहीं और सिंस दे आर डिपेंडेंट ऑन ट्रेड दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। सो व्हाट दे डू जनरली, दे डू पायरेसी, पायरेसी का काम कर रहे हैं। एंड पायरेसी का काम सऊदी वाले जो भी रीजन में लोग हैं वो मिड 17th मिड 18th सेंचुरी तक करते रहे। इनफैक्ट मिड 19th सेंचुरी तक, है ना, मिड 19th सेंचुरी 1800s तक वो पायरेसी करते रहे अरेबियन सी में। उनके पास ज़्यादा जो है वो ट्रेड करने के लिए कुछ था नहीं, राइट। तो या तो वो खरीद रहे हैं सामान, जो भी मर्चेंट्स इन यमन के कोस्ट लाइन पर या इन कोस्ट लाइन पर आकर बेच रहे हैं, या तो वो पायरेसी कर रहे हैं, खुद का प्रोडक्शन के पास कुछ खास है नहीं। तो ये ट्राइब्स जो हैं वो देवर इन कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है ज़्यादा, कमाई नहीं है ज़्यादा, तो जितनी भी कमाई है उस पर कंट्रोल के लिए ऑल दीज डिफरेंट ट्राइब्स, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स, देवर इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब से इन्होंने ये ट्रेड के साथ, जब से ये रह रहे हैं इस एरिया में, कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में है, राइट। सो पॉलिटिकली बहुत वीक है, इकोनॉमिकली बहुत वीक है, और सोशली जो है वो डिजास्टरस है इनकी सिचुएशन। नाउ ऐसे में एक व्यक्ति निकल कर आता है और उस व्यक्ति को ये चीज समझ आती है कि वही खेल समझ आता है, पावर चाहिए तो आइडियोलॉजी चाहिए, और वो व्यक्ति एक नई आइडियोलॉजी लेकर आता है टू यूनाइट ऑल दीज ट्राइब्स। और उस आइडियोलॉजी के जोर पर वो इस पूरे एरिया को ग्रेजुअली जीत लेगा, एंड देन दैट आइडियोलॉजी विल बर्स्ट आउट, फूट कर बाहर निकलेगी रेस्ट ऑफ द रीजन में, एंड विल एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज अ प्रॉपर स्टेट। वही हमें समझना है कैसे हुआ। सो दिस रीजन वॉज पीपल्ड बाय डिफरेंट ट्राइब्समैन हु वर नोन एज द बेदुइन्स, बेदुइन्स कहते हैं ट्राइब्समैन को। Now, as an occupation, they adopted trade because due to continuous military conflict between Byzantine Empire and Sasanian Empire, the main trade route was disrupted. So वो trade एक middleman की तरह act कर रहे थे, किन के बीच में? Now Byzantine had control over this region. इतने रीजन के ऊपर जो है वो बाइजेंटीन का कंट्रोल था, लेकिन यहां पर ससेनियंस है, ससेनियंस, सैसेनिड्स वर पर्शियंस, राइट। नाउ ससेनियंस एंड बाइजेंटीन वर इन constant conflict with each other. In fact, there are many instances जहां पर पर्शियन रूलर्स ने जो रोमन रूलर्स हैं उनको कैप्चर कर लिया, उनकी कई सिटीज कैप्चर कर ली, तो टू एंड फ्रो चलता रहता था, कभी किसी का पलड़ा भारी, कभी किसी का पलड़ा भारी। और ऐसे में अगर ये दोनों आपस में कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में है, लेकिन ट्रेड भी करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो मिडल मैन का काम कौन कर रहे हैं? दीज बेदुइन्स, दो अपोजिंग पार्टीज के बीच में। सो दैट वाज देयर सोर्स ऑफ, मेजर सोर्स ऑफ इनकम, ट्रेड्समैन बीइंग मिडलमैन बिटवीन टू डिफरेंट फाइटिंग फैक्शंस, राइट। वहां से उनकी कमाई हो रही थी। सो अ न्यू रूट थ्रू सीरिया एंड यमन प्रोवाइडेड दीज ट्राइब्स न्यू अपॉर्चुनिटी इन ट्रेड। इवन प्रॉफिट मोहम्मद एसोसिएटेड विद अ ट्राइब नोन एज कुरैश। कुरैश ट्राइब से जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद बिलोंग करते हैं, और यमन के रास्ते यानी रेड सी के रास्ते या सीरिया के रास्ते जमीनी मार्ग से वो कनेक्ट कर रहे हैं ससेनियंस को, किसके साथ? यूरोपियन मार्केट के साथ, पहले ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड देन रेस्ट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। सो दे वर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ मिडलमैन, बीच में रहकर वो टोल्स एंड टैक्सेस के माध्यम से वो पैसा कमा रहे थे, लेकिन स्टिल वो इतना लुक्रेटिव ट्रेड था, तो ये सारी ट्राइब्स आपस में लड़ रही थी।
सो देयर वाज पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल जो है वो टर्मोइल था उस एरिया में. सो मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स वर आइडोलेटर्स, यानी कि मूर्ति पूजन करते थे. दे वर पेगन्स. नाउ मैका अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन इकोनॉमिक सेंटर वाज अ रिलीजियस सेंटर एज वेल. और मैका सिंस इट वाज हरा भरा थोड़ा सा एरिया था, थोड़ा सा ग्रीन स्ट्रिप था वहां पर, तो ये ट्रेडर्स वहां पर आकर एक तरह का ओएसिस था ट्रेडर्स के लिए. तो अगर ये सभी ट्राइब्समैन जो है वो पेगन है और इस ओएसिस में सभी आकर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, एक मार्केट जैसा भी है इधर, राइट. तो ये अपनी अपनी देवी देवताओं को भी लेकर आ रहे हैं, वहां पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं. तो मैका बिकेम अ रिलीजियस सेंटर फॉर ऑल दीज डिफरेंट बेदुइन ट्राइब्स. एंड ऑन अ वॉल ऑफ स्ट्रक्चर एट मैका देयर वाज अ ब्लैक स्टोन. इट वॉज नोन एज द काबा, जो कि आज तक मौजूद है. आपने देखा होगा काबा के अराउंड काले रंग का क्यूबिकल स्ट्रक्चर, इसके आसपास लोग जो है वो चक्कर लगाते हैं. Now different tribes placed an idol of their god in the shrine of Mecca. In relations among different tribes, apart from religious issue, economic issue also was involved. Due to continuous intra-tribal conflict and war, trade was hampered. So देखिए ये डिफरेंट ट्राइब्समैन हैं, ये ट्रेड को कैप्चर करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो वो उसके लिए तो लड़ ही रहे हैं. लेकिन ये एक और चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं हमारा देवता सुपीरियर है, दूसरा कह रहा नहीं हमारा देवता सुपीरियर है, एक कह रहा नहीं हमारे वाले की पूजा होगी, दूसरा कह रहा नहीं हमारे वाले की होगी, राइट. सो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी है और इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट भी है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही. तो अगर ये सभी ट्राइबल्स आपस में लड़ते रहेंगे तो ये जो इतना लुक्रेटिव मिडल मैन वाली जो पोजीशन है, पूरा साउथ एशिया से इंडिया से ट्रेड आ रहा है, साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड आ रहा है, ज़मीनी मार्ग से चाइना से ट्रेड आ रहा है, या इंडिया से भी ट्रेड आ रहा है, उसको आपको यूरोप के साथ कनेक्ट करना है, या इजिप्ट से ट्रेड आ रहा है, ये सभी के बीच में बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन है अगर आपके पास अपना खुद का प्रोडक्शन नहीं है तो ट्रेड करने के लिए. लेकिन अगर हम सब आपस में ही लड़ते रहेंगे तो इसका बेनिफिट जो है वो कोई और उठा जाएगा. तो यही इसी कंटेक्स्ट में जो है वो निकल कर आता है इस्लाम. इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी बनता है जो इन सभी ट्राइब्स को इकट्ठा कर देता है, सो दैट इन फाइटिंग बंद हो जाए और अंदर का जितना भी झगड़ा है वो बाहर की तरफ चैनलाइज हो जाए. देखिए टाइम एंड अगेन इन हिस्ट्री वी विल ऑब्जर्व दिस, that rulers what they will do is कि उनके किंगडम में या उनके एरिया में अगर कोई भी इनफाइटिंग चल रही है, अंदर जो झगड़ा चल रहा है ना, what they will try to do is कि एक आउटसाइड का कोई एक दुश्मन ढूंढेंगे, वो एक आउटसाइड दुश्मन का फिगर बनाएंगे एंड दे विल चैनलाइज अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे झगड़े को बाहर की तरफ चैनलाइज कर देंगे, राइट. और ये मॉडर्न टाइम्स तक भी ऐसा चल रहा है. अंदर अगर लेट्स से कोई भी एक देश है, मॉडर्न देश है, उस देश में बहुत सारी अगर प्रॉब्लम्स है उस देश के अंदर, इंडिया का एग्जांपल ले लो, तो एक दुश्मन जो है वो होना बहुत जरूरी है. चाइना हमारे साथ ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, या इस्लाम हमारे साथ ऐसा कर रहा है, राइट. या इस्लामिक कंट्रीज में ये बोला जा रहा है कि भाई यूएस ऐसा कर रहा है या इंडिया ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान की अगर बात करें, ठीक है, कि हिंदू ऐसा कर रहे हैं मुसलमान के साथ. तो अंदर की जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व नहीं करना, अंदर की प्रॉब्लम्स को बाहर की तरफ चैनलाइज कर देना जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहता है, बिकॉज उससे ट्रेड, पावर, ये सब चीज़ें इंक्रीज होती हैं. और ये थ्रू आउट हिस्ट्री हम देखते चलेंगे कि यही सेम पैटर्न्स जो हैं वो पावर्स फॉलो करती जाएंगी. और इस्लाम ने भी कुछ ऐसा ही किया. क्रिश्चियनिटी भी जो है वो सेम कुछ ऐसा ही करेगी, थोड़ी देर में वो भी देखते हैं. So Islam, through propagating monotheism and the concept of universal God, tried to remove tribal and religious divisions. So Islam, मोहम्मद शाह क्या आइडियोलॉजी देते हैं कि भैया देयर इज ओनली वन गॉड, क्योंकि ये इतने सारे डिफरेंट ट्राइबल गॉड्स हैं इसलिए झगड़ा चल रहा है. सो वो क्या डिक्लेयर करते हैं कि देयर इज ओनली वन ट्रू गॉड एंड रेस्ट आर ऑल फॉल्स गॉड्स. जैसा सेम आइडिया क्रिश्चियनिटी का भी था, तो ही बोरोड आइडियोलॉजी फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, क्योंकि दिस वॉज द टाइम अराउंड 530s, राइट. सो लगभग 4-5 सेंचुरी का जो है वो एवोल्यूशन हो चुका था क्रिश्चियनिटी का. तो क्रिश्चियनिटी के आइडियाज काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो पहुंच चुके होंगे बेदुइन्स तक, बिकॉज दे वर वेल कनेक्टेड विद ज़ोरोएस्ट्रियंस एज वेल एज क्रिश्चियंस, रोमन क्रिश्चियंस, राइट. सो वो आइडियोलॉजी को उठाया मोहम्मद शाह ने और आगे रखा कि भैया वी नीड वन गॉड, वन ट्रू गॉड, और सभी उस वन ट्रू गॉड की छत्रछाया में आएंगे, राइट. एंड इन 610, सॉरी नॉट 530, 630s, in 610 Muhammad had an intense spiritual experience which marked the beginning of the prophethood for him. So जिसे बोलते हैं डिवाइन रेवलेशन, जिसमें क्रिश्चियनिटी में कहा गया है कि भैया गेब्रियल आएगा, गेब्रियल आकर जो है वो गेब्रियल ने डिवाइन इंफॉर्मेशन जो है वो जीसस को दी.
उसी तरह इस्लाम में बोलते हैं जिब्राल, इस्लाम में बोलते हैं जिब्राल आया और मोहम्मद शाह को जिब्राल ने डिवाइन जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी सारी, उसको बोलते हैं डिवाइन रेवलेशन जो है वो हुआ। और वो क्या हुआ कि दैट देयर इज ओनली वन ट्रू गॉड, और मैसेज मिल गया मोहम्मद शाह को कि हम सबको जो है वो मुझे अब इकट्ठा करना है, राइट। एंड देन ही स्टार्टेड हिज जर्नी ऑफ यूनाइटिंग। So within a few years, Muhammad had a small group of Meccan followers who accepted his religious ideas. तो काफ़ी लोग एक्सेप्ट करने लगे, जैसे क्रिश्चियनिटी में हुआ जीसस क्राइस्ट के साथ, या क्रिश्चियनिटी एस्टेब्लिश होने से पहले, राइट। तो जीसस क्राइस्ट जब बंदों को इकट्ठा कर रहा था अपने आसपास, तो रोमन्स दे क्रूसिफाइड जीसस क्राइस्ट, लेकिन रोमन्स वर फार मोर पावरफुल देन दीज बेदुइन ट्राइब्स, सो दे कुड इजिली गेट टू जीसस क्राइस्ट एंड क्रूसिफाई हिम। But in case of these Bedouin tribes, they were powerful, but they were not as powerful as the Romans, कि वो जाकर मोहम्मद शाह को पकड़े और क्रूसिफाई कर दें या मार दें, राइट। सो यानी कि देयर पावर्स वर द फॉलोवर्स ऑफ मोहम्मद एंड अदर ट्राइब्स, जो भी ट्राइब्स हैं जो कि इस बात से खुश नहीं थी कि भैया वन ट्रू गॉड की बात कर रहे हो और हमारे सारे गॉड्स को तुम फॉल्स बोल रहे हो। और नॉट जस्ट दैट, अंदर की बात यह है कि आइडियोलॉजी के चलते जो है वो तुमने गैदरिंग इकट्ठा कर ली है, पावर इकट्ठा कर रहे हो तुम, मासेस तुम्हारे पास इकट्ठा हो रही है, सो तुम्हें हटाना जरूरी है। तो ये सभी ट्राइब्स मिलकर जो है वो मक्का की फिर लड़ने पहुंच जाती है मोहम्मद के साथ, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, मोहम्मद की फोर्सेस जो है वो कम होती हैं नंबर्स में, सो दे हैड टू फ्ली, उनको मक्का छोड़ना पड़ता है। सो दे केम टू बी नोन एज मुसल्लम्स और मुस्लिम्स, जिसका मतलब होता है दोज हु हैड सबमिटेड टू अल्लाह, राइट। सो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में डिफरेंस ये है कि क्रिश्चियनिटी आस्क्स फॉर फेथ and Islam asks for submission, right? So those who submitted to Allah came to be known as the Muslims or Muslims. Now the religion itself was called Islam, जिसका मतलब है a term implying submission, but very soon Prophet was opposed by vested interest in Mecca. Its interest was threatened by undiluted monotheism propagated by Prophet. So Mecca turned to be a hotbed for Prophet, who departed to Medina with his followers due to safety reasons. So अपनी safety के लिए he had to flee from Mecca, and from Mecca he moved to Medina, another important city in Arabia. Now it has a great religious importance too. So Medina में जो ये move करके गए मक्का से, this event is known as हिज्र। हिज्र का मतलब होता है to migrate. So this incident took place in 622, and in the history of Islam this incident was marked by the beginning of the Hijri era. इसको बोलते हैं हिज्र, और हिज्र के बाद जो टाइम शुरू हुआ हिज्र करने के बाद उसको कहा जाता है हिजरी एरा, और यहां से कैलेंडर जो है वो इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है, राइट। जो अभी वाइडली जो एक्सेप्टेड कैलेंडर है ग्लोबली वो शुरू होता है कॉमन एरा से, जिसको पहले जो है वो क्रिश्चियन एरा कहा जाता था ग्रेगरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, राइट। और हम जैसे इंडिया में जैसे विक्रम संवत का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह जो इस्लामिक कैलेंडर है वो हिज्र एरा से शुरू होता है, एंड दैट इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस माइग्रेशन डन बाय द प्रॉफिट एंड हिज फॉलोअर्स। नाउ इट वाज एट मदीना, अब मदीना पहुंच गए, मक्का से थोड़े दूर आ गए, और मैसेज जो ये दे रहे हैं सबमिशन का, ये लोगों को भी समझ आने लगा कि हम आपस में क्यों लड़ें। एक कोई नई आइडियोलॉजी आई है जो हमारे फेवर में है, कुछ एक आधा चमत्कार कर दिया, कुछ ऐसी बातें बोल दी मीठी मीठी, और लोगों को इकट्ठा कर लिया। आप जानते हैं कल्ट्स कैसे डेवलप होते हैं, इंडिया इज हॉट बेड फॉर सच कल्ट्स, राइट। सो इंडिया कह रहा हूं, इट वॉज एट मदीना दैट प्रॉफिट लेड द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट। सो जैसे जैसे पावर उनके हाथ में आने लगी, स्टेट जो है वो बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब इसको आप कंपेयर करेंगे विद सिखिज्म, कि सिखिज्म जो है वो इट स्टार्टेड एज अ सिक्खी। गुरु नानक ने एक रिलीजन एस्टेब्लिश नहीं किया था, गुरु नानक जी ने एक नॉलेज देनी शुरू करी थी, एक सीख देनी शुरू करी थी, और जो गुरु नानक जी की नॉलेज एक्सेप्ट कर रहे थे उन्हें सिख कहा गया, नानक जी के या गुरु जी के सिख कहा गया, या जो गुरु जी से सीख रहे हैं, राइट। गुरु जी सिख ही दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि जो सिख हैं या जो गुरुज है उनके साथ साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आइडियोलॉजी जुड़ती चली जाती है, पावर जो है वो मिलती जाती है लोगों को, एंड इट बिकेम अ पॉलिटिकल थिंग।
सो हम सिखिज्म में भी देखेंगे कि ग्रेजुअली द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ गुरुज दे एस्टेब्लिश्ड themselves एज अ सेपरेट स्टेट। तो एक खालसा स्टेट के रूप में धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, राइट। ऑल्दो उनके पास उस समय स्टेट नहीं था, प्रॉपर स्टेट जो है वो सिखों के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने जाकर बना कर दिया, लेकिन एक प्रॉपर पॉलिटिकल एंटिटी तो वो बन गए, राइट। वही सेम यानी कि एक नेशन बन गए, बाउंड्री नहीं है, एक सिख नेशन जरूर बिल्ड हो गया सिख गुरुओं के अराउंड, लेकिन एक सिख स्टेट जो है वो प्रॉपर एस्टेब्लिश किया महाराजा रणजीत सिंह ने, जो कि आज तक मौजूद है, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री तक जब पहुंचेंगे तो विल डिस्कस अबाउट दैट। सो यहां पर इस्लामिक स्टेट बनाने की जो है वो नींव रख दी किसने? मोहम्मद शाह ने। नाउ इस्लाम, वन सेकेंड। So Islam was different in nature from other sects, as under Islam religious and temporal power both were combined into a single person, that was the Prophet Muhammad. So Prophet के पास religious authority भी थी और सारी political authority भी थी। So temporal power यानी कि जितनी भी political authority है वो भी Prophet के पास है और religious authority भी Prophet के पास है, राइट। क्रिश्चियनिटी में अगर आप देखेंगे तो रिलीजियस अथॉरिटी पोप के पास है और टेम्पोरल पावर होली रोमन एम्परर के पास है, राइट। या अगर आप ऑर्थोडॉक्स चर्च, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में देखेंगे तो वहां पर रोमन एम्परर के पास है, ठीक है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट ने अपनी मृत्यु के समय यह कहा कि भैया देयर विल बी नो अदर प्रॉफिट, मेरे बाद जो है वो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। ये अब्राहम को अपना जो है वो अब्राहम की लीनियज से आते हैं, ये कंसीडर करते हैं खुद को, एंड दे कंसीडर अब्राहम टू बी देयर वन ऑफ देयर प्रॉफिट, they consider Jesus to be one of their prophet, and now Muhammad is also considered to be one of their prophet. In fact, I have read somewhere, I'm not very sure about it, but I have read somewhere, perhaps in, I don't know, some website about Islam, पढ़ रहा था मैं about prophets. So they also consider Buddha as one of their prophets in their lineage of prophets, right? So Muhammad declared that there will be no prophet after me and my message will be the final for my people, for all who submit to Allah, right? और मेरे बाद जो भी होगा, यानी कि मोहम्मद के बाद जो भी हुए वो हुए मोहम्मद के खलीफ, राइट। खलीफा आगे समझते हैं क्या होता है, या मोहम्मद के खलीफा, जिनको हम कैलिफ्स कहते हैं इंग्लिश में। और जो ये मोहम्मद के, या मोहम्मद कह रहा हूं, जो प्रॉफिट के, जो पैगंबर के खलीफ हैं, ये पैगंबर के जो खलीफा हैं, इनके पास भी वही सेम रिलीजियस और टेम्पोरल अथॉरिटी दोनों रही जैसी पैगंबर के पास थी। सो आफ्टर हिम अ सीरीज ऑफ कैलिफ्स और खलीफ कंटिन्यूड हिज लाइन ऑफ सक्सेशन। प्रॉफिट कैप्चर्ड मैक्का इन 630 विद द डिंट ऑफ मिलिट्री फोर्स। नाउ 622 में वो पहुंचे मदीना, धीरे धीरे उन्होंने फॉलोइंग इकट्ठा करी, मिलिट्री पावर, स्टेट बनाया अपने आप को, मिलिट्री पावर बनाया, फिर गए वापस, एंड देन कैप्चर्ड मैक्का। So Mecca and Medina became the twin centers of Islam. He died in 632 and 632 में जब उनकी मृत्यु हुई तो क्लियर सक्सेसर डिसाइड नहीं किया गया, तो उनके चार जो मुख्य डिसाइपल्स थे, कौन कौन? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, दे बिकेम द फर्स्ट कैलिफ्स। और इनकी खिलाफत को, इनकी कैलिफेट को कहा जाता है रशीदुद्दीन कैलिफेट। सो जो रशीदुद्दीन कैलिफेट इट स्टार्टेड विद दीज फोर, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। एंड अली जो है वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे थे, एंड देन फाइनली ही वाज वन डे ही वाज मैसेकर्ड अलोंग विद हिज फैमिली, एंड जो कि आज तक जो है सेलिब्रेट नहीं किया जाता, आज तक उसे मॉर्न किया जाता है उनकी डेथ को, उनके मार्टिडम को इन इस्लाम। इन इस्लामिक ट्रेडिशन देयर डेथ इज कंसिडर्ड टू बी अ मार्टिडम एंड इट इज मोर्न्ड टिल दिस डे, जिसको मुहर्रम के रूप में आपने देखा होगा कि मुहर्रम सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट नहीं करते एक्चुअली, मॉर्न करते हैं वो, राइट। सो इस्लाम अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ रिलीजियस मूवमेंट प्रूव टू बी अ बिगेस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल एज। द फाइट विच प्रॉफिट हैड स्टार्टेड फॉर कैप्चरिंग मैक्का वाज सून कन्वर्टेड इनटू अ फाइट फॉर एक्सपेंशन। मैक्का कैप्चर किया और अब समझ आया इनको, रशीदुद्दीन को, कि हमारे हाथ में तो एक बहुत बेहतरीन टूल लग चुका है, राइट, बहुत बेहतरीन पॉलिटिकल टूल है, वी कैन एक्सपेंड नाउ।
और इन्होंने एक्सपेंशन जो है वो इतना एक्सप्लोजिव एक्सपेंशन इस्लाम का हुआ, मैप में दिखाता हूं आगे। फॉलोइंग फैक्टर्स मेड अ कंट्रीब्यूशन टू द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अंडर इस्लाम। पहला क्या है? Prophet Muhammad was declared to be the last one in a series of prophets which started with Abraham, prophet of Jews, and he was also followed by Christ. So Jews also follow, इसीलिए इनको Abrahamic religion बोलते हैं। Jews, Christ and Prophet Muhammad, Jews, Christianity and Islam, all three consider Abraham to be their prophet, and Islam consider Abraham, Christ and Muhammad, all three to be their prophet. But Muhammad was their final prophet. But difference lies in the fact that Islam claimed that Prophet Muhammad message was the latest and the most authentic, और इसको अब चेंज नहीं किया जाएगा। Now this made other religious sects incompatible with Islam. So अब जो है वो होड़ शुरू हो गई कि बाकी सबको इस्लाम के फोल्ड में लेकर आया जाए, या रादर हमें यही जो है वो सिखाया जाता है ना। आप लोगों ने यही पढ़ा होगा ना अभी तक कि इस्लाम जो है वो इसी मोटिव के साथ एक्सपेंड कर रहा था, दैट वी नीड टू कन्वर्ट एवरीवन इन इस्लाम, दैट एवरीवन इज, ये आइडियोलॉजी जो है वो इस्लामिक लोग लेकर चलते हैं कि एवरीवन इज बॉर्न मुसल्लम, दे जस्ट डोंट नो इट। हमें उनको वो रियलाइज करना है और फोल्ड में लेकर आना है, ठीक है। एंड यही आपने अभी तक पढ़ा होगा कि जब इस्लाम एक्सपेंड करता है तो सबको कन्वर्ट करता चला जाता है, ठीक है। यही आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज थोड़ा सा जो है वो आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। पहला कारण तो ये है कि लास्ट प्रॉफिट जो है मोहम्मद है। सो इसके बाद यानी कि एक फिक्स हो गई आइडियोलॉजी। जब आइडियोलॉजी फिक्स हो जाती है तो उसके अराउंड जो है वो पूरी पॉलिटिकल पावर अपने आप को सॉलिडिफाई कर सकती है, तो डिसेंशन का जो है वो स्कोप नहीं रह जाता। इधर यू आर फॉलोइंग और यू आर नॉट फॉलोइंग, यू आर नॉट गोइंग आउट एंड क्रिएटिंग अ सेपरेट सेक्ट, जो कि हुआ भी फिर सुन्नीज और शियाज दो जो है वो हमें, मतलब इस्लाम में हमें शिज़म देखने को मिला। दो अलग अलग सेक्ट जो है वो इस्लाम में डेवलप हो गए, सुन्नीज एंड शियाज। नाउ सेकेंडली, अरेबियन सोसाइटी वॉज ट्राइबल सोसाइटी एंड देयर वर मेनी वॉर मॉन्गरिंग ट्राइब्स विच even after converting to Islam could not be turned into a peace loving community suddenly. So war mongering, हजारों सालों से ट्राइब्स लड़े जा रही हैं, आपस में लड़े जा रही हैं। इस्लाम सबको कबूल करवाने के बाद भी ये लड़े जा रहे हैं आपस में, राइट। तो इनकी एनर्जीज को आउटसाइड जो है वो चैनलाइज करना जरूरी है। तो जैसे ही इन सभी वॉर मंगरिंग जो लड़ते आ रहे हैं आपस में, इनको बाहर की तरफ जैसे चैनलाइज किया, एक्सपेंशन शुरू हो गया। दस through the slogan of jihad, internal conflict was channelized outside. So jihad against the non-believers, जितने भी नॉन बिलीवर्स हैं उनके अगेंस्ट जिहाद करना और सबको अपने फोल्ड में लेकर आना है। लास्टली, इस्लामिक स्टेट वाज इन नीड ऑफ मोर एंड मोर रिसोर्सेस विच कुड हैव बीन मैनेज थ्रू वॉर बूटीज। नाउ दिस इज a situation, not paradox, this is a situation that every growing state faces. जितना आपका स्टेट एक्सपेंड करता जाएगा उतने उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाएंगे, उतना खर्चा बढ़ता जाएगा। जितना आपका स्टेट एक्सपेंड करेगा उसको मैनेज करने के लिए उतना ज़्यादा आपको फोर्स चाहिए, यानी कि पैसा ज़्यादा चाहिए। पैसा ज़्यादा चाहिए तो और एक्सपेंड करना पड़ेगा, और एक्सपेंड किया तो और मुश्किल हो जाएगा प्रिजर्व करना, तो और एक्सपेंड करना पड़ेगा, और एक्सपेंड करना पड़ेगा। सो ये एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिससे एक्सपेंशन बढ़ता ही जाता है। ये एक्सपेंशन तब तक बढ़ता जाएगा जब तक वो लिमिट नहीं होगा टेक्नोलॉजी और आइडियोलॉजी से। बहुत इंटरेस्टिंग फंडा दे रहा हूं। ये एक्सपेंशन तब तक होता जाएगा जब तक वो टेक्नोलॉजी और आइडियोलॉजी से लिमिट नहीं हो जाएगा। जैसे ही ये टेक्नोलॉजी और आइडियोलॉजी से लिमिट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग, फिर डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। एंड वही सेम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस हम थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री में भी स्टडी करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि आइडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले करती है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, ठीक है। सो अगर एम्पायर को सस्टेन करना है तो और पैसा चाहिए, उगा कुछ रह नहीं पा, उगा तो पा नहीं रहे कुछ, तो एक्सपेंड करना है, इन्वेड करना है, और युद्ध से जो लूट सको वो लूटना है, ठीक है। और जिहाद का नारा जो है वो बहुत अच्छा है। जिहाद के साथ एक और कॉन्सेप्ट चलता है, खुम्स, जो लेटर ऑन बहुत ज्यादा यूज हुआ। खुम्स बेसिकली ये बोलता है कि अगर आप जिहाद कर रहे हो, ठीक है, तो पहली बात तो आपको जन्नत नसीब होगी अगर आपकी मौत हो गई, राइट। तो विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर
जिहाद किया और मौत हो गई तो जन्नत नसीब होगी, और जिहाद किया और जीत गए और जिंदा रह गए तो जितनी भी लूट है उस लूट के 5 में से 4 हिस्सा जो है वो आपको मिल जाएगा और 1 हिस्सा जनरल के पास रहेगा। तो ये जो एक साइड जन्नत और दूसरी साइड खम्स, यानी 5 में से 4 हिस्सा मिलना, ये एक इतना बड़ा टेम्पटेशन बना इन सभी वॉर मंगरिंग ट्राइबल्स के लिए कि वैसे भी तो लड़ ही रहे हैं, क्यों ना इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। एंड दिस इज ग्रेटली ट्रू फॉर द तुर्कीज एंड मंगोल ट्राइब्स। जब इस्लाम तुर्की और मंगोल्स तक पहुंचा ना तो उनको बहुत मजा आ गया ये बात सुनकर कि वैसे भी तो हम लड़ ही रहे हैं, लड़कर मर ही रहे हैं, अगर हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो इस्लाम के अंडर जो ये नया भगवान, हमें नया गॉड जो मिला है, ये अगर हम मर जाते हैं तो हमें जन्नत देगा, और अगर जीत जाते हैं तो 5 में से 4 हिस्सा मिल रहा है। तो दोनों में ही हम जो है वो मतलब बेटर सिचुएशन में पहुंच रहे हैं, राइट। सो या तो जन्नत नसीब करनी या तो जीतना है, ठीक है, ये मोटिवेशन। और इस मोटिवेशन के साथ जब एक्सपेंड करता है इस्लाम तो बहुत एक्सप्लोसिवली एक्सपेंड करता है। सो दिस स्टार्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक पावर, कंकरिंग द रीजन ऑफ पैलेस्टीन, सीरिया, इजिप्ट, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, सिंध इन इंडिया. It also reached the doorstep of Europe that resulted into crusades. Now, एक और यहां पर कारण जो मेंशन्ड नहीं है एक इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन का, वो है इंडिया का स्टील. नाउ जैसे जैसे ये इस्लामिक स्टेट बड़ा हो रहा था ना, स्पेशली 630, 640, 650 तक, तो इनके पास और ज़्यादा पैसा आता जा रहा था. जब ज़्यादा पैसा आया, दे स्टार्टेड ट्रेडिंग मोर विद इंडिया. वो जब ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं इंडिया से, तो इंडिया से बेटर क्वालिटी का स्टील उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया, और बेटर क्वालिटी के हेलमेट्स, बेटर क्वालिटी के आर्मर्स और चेन मेल्स, बेटर क्वालिटी की शील्ड्स, बेटर क्वालिटी की स्वॉर्ड्स उन्होंने बनानी शुरू करी विद द बेटर क्वालिटी स्टील जो कि वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे थे. इंडिया आयरन नहीं बेच रहा था, इंडिया स्टील बेच रहा था. हमने स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी डेवलप कर ली थी. सो इंडियन स्टील जो है वो एंशियंट टाइम से ही ग्लोबल मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रही है, जैसे आज भी है, राइट. तो इंडिया का स्टील प्लस ये आइडियोलॉजी एक्सपेंशन इतना ज़बरदस्त हुआ, क्योंकि फिर उसके बाद जब वो लड़ने जा रहे हैं तो सामने वाले के जो वेपन्स हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है उनके आर्मर्स के मुकाबले. सो बहुत आसानी से वो कॉन्कर कर पा रहे हैं, राइट. अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिनसे वो लड़ रहे थे उनके पास इंडियन स्टील नहीं था, डेफिनेटली था, राइट. वो भी इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, लेकिन ये डायरेक्टली ट्रेड कर पा रहे थे ना, क्योंकि ये तो कनेक्टेड है अरेबियन सी के साथ, राइट. सो दैट बिकेम अनदर बिग रीजन. उसके अलावा एक और रीजन है घोड़े, राइट. बट वो कई हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं कि भैया घोड़े इतना बड़ा रीजन नहीं हो सकते, बिकॉज घोड़े तो ऑलरेडी अरबियों के पास थे ही. आप ये कह सकते हैं कि घोड़ों के ऊपर जो स्टील प्लेट आर्मर्स लगाए गए और जो हैवी कैवलरी चार्जेस किए इन्होंने, वो इफेक्टिव बन गया, ठीक है. खैर, वी डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ बैटल्स कैसे हो रही हैं कैसे नहीं हो रही है, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है. नाउ अब हम देखेंगे क्रूसेड्स, लेकिन पहले मैप के माध्यम से आपको मैं कहानी पूरी समझा देता हूं किस तरह एक्सपेंशन हुआ. नाउ लुक एट दिस, इट स्टार्टेड विद मक्का, राइट. मक्का से पहले जो है वो फॉलोइंग लेकर मोहम्मद गए मदीना में. जब उनके पास अच्छी खासी सेना इकट्ठा हो गई तो फिर आए मक्का को जीत लिया, राइट. सो 622 से 632 तक आते आते, ड्यूरिंग दिस टाइम, दिस वाज द रीजन दैट वाज कैप्चर्ड बाय, दिस होल रीजन वाज कैप्चर्ड बाय इस्लाम. बहुत रैपिड एक्सपेंशन है 10 साल के अंदर. 10 साल के अंदर एक ऐसा स्टेट बनता है जो कि पहले कभी इस रीजन में नहीं था, राइट. इस्लाम के आने से पहले सऊदी में कभी भी एक बड़ा स्टेट नहीं था, हमेशा से ही छोटी छोटी ट्राइब्स थी. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम एक स्टेट जो है वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया. एंड दे हैड नो आइडिया हाउ टू रन अ स्टेट, एब्सोल्युटली नो आइडिया इतने बड़े स्टेट को कैसे रन किया जाता है, राइट. वो अभी सिर्फ एक्सपेंशन कर रहे हैं, सिर्फ एक्सपेंशन के जोर पे. दिस रीजन, दे ऑल्सो कैप्चर्ड दिस रीजन ऑल्सो. देन टेरिटरी एडेड बाय द फर्स्ट 4 कैलिफेट 632 से 661 तक. अब फिर देखिए अगले 30 साल में लगभग ये टेरिटरी जो है वो कैप्चर कर ली गई. ना ये टेरिटरी स्टील के जोर पे और जिहाद के जोर पे कैप्चर करी गई. पूरा सऊदी, राइट. और पर्शिया को उन्होंने जीत लिया.
राइट उसके अलावा इजिप्ट आ गया। अगर पर्शिया उनके हाथ में आ जाता है तो पुरानी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पर्शियन गल्फ का ट्रेड है या जो जमीनी मार्ग से इंडिया से जो ट्रेड है वो सब उनके हाथ में आ जाता है। अगर इजिप्ट उनके हाथ में आ जाता है, दिस रीजन अलेक्जेंड्रिया, ये रीजन उनके हाथ में है, तो हाईली प्रोडक्टिव रीजन अब उनके पास आ गया। राइट लेवांत, जॉर्डन और ये टिग्रिस और यूफ्रेटिस उनके पास है, तो हाईली प्रोडक्टिव रीजन अब उनके पास है। राइट एंड देन टर्शरी एडेड बाय उमायद एंड कैलिफेट्स। उसके बाद 750 तक उमायद एंड कैलिफेट्स देख रहे हैं आप स्पेन तक पहुंच गए। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका जो है पूरा कंट्रोल कर लिया और सेंट्रल अमेरिका जो है वो सेंट्रल एशिया कंट्रोल में कर लिया। इनफैक्ट इंडस सिंध वाला रीजन जो है वो जीत लिया। सो दिस होल रीजन, एक साइड देख रहे हैं आप, दिस वाज द पर्शियन एम्पायर। अगर पास में जाएंगे अब तो पर्शियन एम्पायर वाला रीजन जीत लिया इन्होंने, और दूसरी साइड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रोमन एम्पायर का रीजन इन्होंने जीत लिया। मतलब कुछ इटली और ये वाला यूरोप वाला रीजन जो है वो थोड़ा बच गया, बट सदर्न रीजन जो है वो मेडिटेरेनियन पूरा जो है वो उनके कंट्रोल में आ गया। ऊपर वैसे भी था क्या, जा रहे थे वो उस डायरेक्शन में, अब वो धीरे धीरे कॉन्कर कर रहे थे। दे वर एंटरिंग टुवर्ड्स यूरोप, राइट, बट दैट ट्रिगर्ड क्रूसेड्स। अब बात करते हैं कन्वर्जन्स की। अब ये इतना जो एक्सपेंशन किया, आप कहेंगे सर कन्वर्जन के जोर पे किया है, ये इन्होंने तलवार के नोक पर सबको कन्वर्ट किया है। लेकिन आपको जानकर एक बेहद बेहद हैरानी होगी कि 750 तक आते आते, यानी कि स्पेन तक जीत लिया है, सिंध तक जीत लिया है, ओनली 5% ऑफ दिस एम्पायर वॉज मुस्लिम। केवल 5% है इस एम्पायर का मुस्लिम इन 750, जब ये पूरा इतना एम्पायर जीत लेते हैं। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे एक मतलब 5% है, फिर अगले 100-150 साल में 10% होगा, फिर धीरे धीरे मतलब ये परसेंटेज जो है वो इस्लाम की बढ़ेगी। अचानक से तलवार के जोर पे सबको इस्लाम में कन्वर्ट करवा के जो है वो इस्लाम कबूल नहीं किया है। क्यों करेंगे वो, सोचकर देखो लॉजिकली, क्यों करेंगे वो। पहली बात तो दे हैड नो एक्सपीरियंस इन रनिंग अ स्टेट, और इतना बड़ा रीजन अगर उन्होंने विद इन 100 ईयर अगर कैप्चर कर लिया है, सो these Bedouins, these Arabians, they had no idea to operate this, इतना बड़ा ह्यूज स्टेट ऑपरेट करने का कोई आइडिया नहीं था, कोई एक्सपीरियंस, कोई जनरेशनल एक्सपीरियंस नहीं था। सो व्हाट दे डिड, जहां जहां पर उन्होंने जीता, जितना भी टेरिटरी उन्होंने जीती, वहीं के लोकल रूलर्स को उन्होंने वापस कहा कि तुम रूलिंग कंटिन्यू रखो, फाइनल अथॉरिटी हमारी होगी, हम अपना गवर्नर यहां पर बिठाएंगे एक, और रूल जो है वो तुम्हें करना है, जैसे मर्जी तुम कर रहे हो करो, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन जो मर्जी फॉलो कर रहे हो तुम अपना करो। और दूसरा, जबरदस्ती कन्वर्जन वो क्यों करेंगे, जबकि उनको टैक्स मिल रहा है। अगर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम में जोड़ लेंगे तो उनका टैक्स कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। दोज हु वर नॉट इस्लामिक वर इधर क्रिश्चियंस और ज्यूज इन दिस रीजन और अदर पेगन्स। तो जो किताबियां हैं, किताबिया यानी कि दोज हु फॉलो देयर होली स्क्रिप्चर्स और वन होली स्क्रिप्चर्स लाइक ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, उनको कहते हैं वो किताबिया। ठीक है, जैसे इस्लाम भी क्या है, किताबिया है, क्योंकि वो एक किताब फॉलो करते हैं। एंड सिंस ऑल ऑफ दीज आर अब्राहमिक, तो वो उनसे टैक्सेस ले रहे हैं। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको वो जिम्मी कह रहे हैं, जिम्मी। जिम्मियों से वो क्या ले रहे हैं, जजिया ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, और भी कई तरह के टैक्स ले रहे हैं कि आप जो है वो हमें टैक्स देंगे अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए, तभी आपको रिलीजन फॉलो करने देंगे। तो वो जबरदस्ती लोगों को कन्वर्ट क्यों करेंगे। अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट कर देते हैं तो अब वो टैक्स का, रेवेन्यू का सोर्स जो है वो उनका स्टेट का बंद हो जाएगा। अगर वो इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट कर देते हैं तो जो रूलर्स उन्हें चाहिए, नेटिव लोकल रूलर्स जो उन्हें चाहिए क्या करने के लिए, इतनी बड़ी टेरिटरी पर रूल करने के लिए, वो रिबेल करेंगे ज्यादा। सो दे डिडंट वेंट ऑन, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गए और लगातार सबको इस्लाम में कन्वर्ट करते गए, नहीं। व्हाट दे डिड वाज, वो किसी भी एक रीजन को कैप्चर करते थे, उनकी टॉप हायरार्की को पकड़ते थे, उनसे कलमा पढ़वाते थे। यानी कि जो एलिट्स हैं, जो सोशल एलिट्स हैं, जो भी रूलर्स हैं, रूलिंग एलिट्स जो हैं, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर देते थे, राइट। और उनको बोलते थे कि तो अब वापस तुम्हें हम रीइंस्टॉल कर रहे हैं पावर में, अब तुम हमारे साथ जुड़ गए हो, अब तुम्हारे हमारे फोल्ड में हो, अब तुम खलीफा के अंडर हो, राइट, और तुम हमारे लिए रूल करोगे, और हम अपना गवर्नर पैनल में बिठा देते हैं, ठीक है, ताकि तुम कोई भी गड़बड़ ना कर सको। और ये जो रूलिंग एलिट्स हैं, जो रीजनल रूलिंग एलिट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल पर्शियंस है, दे वर फॉलोवर्स ऑफ ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, राइट, दे वर कन्वर्टेड, देयर रूलिंग एलिट्स वर कन्वर्टेड टू इस्लाम। लेकिन वो पूरी तरह इस्लाम
एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थे, तो उन्होंने अली को फॉलो किया। सो यहाँ पर शियाज जो है वो डेवलप हो गया। शियाज और सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आगे कभी मेडिवल हिस्ट्री जब करवाऊंगा तो वहाँ पर शियाज और सुन्नी का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझाऊंगा क्या है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, जो बाकी के उस्मान और अबू बकर और उमर इनको जो फॉलो करते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं सुन्नीस। और जो ये कहते हैं कि दैट वन ट्रू सक्सेसर ऑफ मोहम्मद वाज अली हिज सन इन लॉ, उन्हें कहते हैं शियाज। और अली को जब मार दिया गया था तो शियाज जो है वो मुहर्रम आज तक सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट नहीं मतलब मौन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं मुहर्रम। सो द टॉप लीडरशिप को वो कन्वर्ट करते थे और बाकी लोगों से वो टैक्स लिया करते सबसे। और ये जो टॉप लीडरशिप है ये फिर जनरेशन बाय जनरेशन और लोगों को कन्वर्ट करती गई एंड देन इट टुक अराउंड अनदर 400-500 ईयर्स टू ये 5% पॉपुलेशन को 50% एंड देन 60% पॉपुलेशन में पहुंचाने के लिए इट टुक अनदर 400-500 ईयर्स। सो बहुत धीरे धीरे जो है वो पॉपुलेशन बड़ी है। बट या प्रेजेंट टाइम में दिस होल मेजॉरिटी ऑफ दिस रीजन इज इस्लामिक, राइट? दिस रीजन, मेजॉरिटी ऑफ दिस रीजन इज इस्लामिक, all of this region is Islamic, right? So it took around a good 1000-1500 years, but yeah, पूरा 1000-1500 years नहीं, it took around 500-600-700 years इस पूरे रीजन को इस्लाम में कन्वर्ट होने में, राइट? सो लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम देखिए क्या है। एक्सपेंशन तो हम समझ गए, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि नाउ दीज सैरेसन्स, नाउ जो क्रिश्चियंस हैं वो कहते थे इस्लाम्स को, मुस्लिम्स को सैरेसन्स। नाउ दी सैरेसन्स, इनके कंट्रोल में पूरा लेवांत है, इनके कंट्रोल में सुएज वाला एरिया है, इनके कंट्रोल में पर्शियन गल्फ है और इनके कंट्रोल में इजिप्ट है। ग्रेन यहां पर आ रहा है, इनके कंट्रोल में दिस रीजन है, ये प्रोडक्टिव रीजन है। इनके कंट्रोल में पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन है एंड नाउ दे आर एंटरिंग इनटू द यूरोपियन टेरिटरी। तो पहली बात तो जो भी ट्रेड आ रहा है, जो भी ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ एशिया से या जमीनी मार्ग से आ रहा है यूरोप की तरफ, उसमें सारी जो है वो इस्लामिक पावर्स क्या कर रही हैं, कंट्रोल करके बैठी हुई हैं। यानी कि यूरोपियंस को अगर खरीदना है, ठीक है, पहले ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है ये नहीं बेच रहा था आगे, या बहुत महंगे में बेच रहा था रेस्ट ऑफ द यूरोपियन किंगडम्स को। लेकिन अब इस ईस्टर्न रोमन एम्पायर को जो है वो ट्रेड करने के लिए प्रॉब्लम बढ़ गई है, राइट? सो नाउ दे स्टार्टेड साइडिंग विद द पोप। या पोप के साथ साइड करना जो है वो शुरू करते हैं, राइट? या होली रोमन एम्परर के साथ जो है बातचीत शुरू करते हैं कि भैया क्या करें, हम ट्रेड तो कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। और दूसरी तरफ इस्लाम जो है वो एक्सपेंड कर रहा है यहां पर, ठीक है। तो जो पोप है या किंग है इटली के, होली रोमन एम्परर हैं, या जो कॉन्स्टेंटिनोपल में बैठे हैं एम्परर, या जितने भी यहां पर अदर इन्फ्लुएंशियल किंग्स हैं, वो सब आते हैं मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि नाउ वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। हमें जो है वो सैरेसन्स को यूरोप से पुश करना है एंड वी नीड टू गेन बैक द कंट्रोल ऑफ दिस रीजन। ये रीजन हमें चाहिए, राइट? सो अगर आपको पावर गेन करनी है तो आइडियोलॉजी देनी पड़ेगी। तो आइडियोलॉजी जो है वो कौन सी दी कि भैया वी नीड टू डू क्रूसेड। तो जिस तरह इस्लाम ने जिहाद के नाम पर जो है वो एक्सपेंड किया, क्रिश्चियंस अब क्रूसेड के नाम पर एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। सो क्रिश्चियंस का ये आइडियोलॉजी होगी कि भैया हमें जेरूसलेम वापस चाहिए जो हमारा होली प्लेस है, या अदर जो होली प्लेसेस हैं अलोंग दिस, वी नीड दोज होली प्लेसेस बैक इन लेवांत। दिस एरिया इज नोन एज लेवांत, इफ यू डोंट नो, दिस एरिया इज नोन एज लेवांत। सो वी नीड लेवांत बैक, बट व्हाट दे एक्चुअली मेंट वाज कि दैट वी नीड access to the trade with South Asia, Southeast Asia and China, right? That we need to get back control of the Mediterranean Sea or Mediterranean trade, right? And we need to check the expansion of Saracens into the more of the Christian territory, right? ज़्यादा Christian territory में अब Saracens को आने से रोकना है, right? Then it was this जहाँ पर जो है वो start होगा पूरा खेल। किसका खेल शुरू होगा? क्रूसेड्स का, राइट? नेक्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज क्रूसेड्स। So 3 crusades were fought between Christians and Islamic power, between Christian state of Europe and Islamic power in the period of 1095 से 1291।
सो इन द 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी एंड 13th सेंचुरी 3 क्रूसेड्स जो है वो लड़ी गई हैं। अब अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाकर पढ़ते हैं ना, ये तो पॉपुलर जो बुक्स हैं उसमें 3 क्रूसेड्स मेंशन्ड है, लेकिन आप और डिटेल में जाएंगे तो 5, 6, 7, 8 क्रूसेड्स जो है वो मेंशन की गई हैं, ठीक है। बट दीज 3 क्रूसेड्स वर मोस्ट पॉपुलर, राइट, जिसमें इस जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस नहीं क्रिश्चियंस, उनकी ये कोशिश थी कि भैया हमें जेरूसलेम, एंटीओक, ट्रिपली, अलेक्जेंड्रिया, ये इस तरह के जो प्रोमिनेंट शहर हैं, ट्रेडिंग पोर्ट्स हैं, जो ये हमें वापस चाहिए, ठीक है। और इस्लाम को क्रिश्चियन रीजन से जो है वो बाहर धकेलना है, राइट। सो उन्होंने क्रूसेड्स किया। अब क्रूसेड्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में मेंशन कर देना कि क्रूसेड्स पर एक सेपरेट सेशन ले आओ सर, क्योंकि क्रूसेड्स अगर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा तो इट विल टेक, मतलब अगर मैं बहुत जल्दी क्रूसेड समझाऊं तो 2-2.5 घंटे का सेशन होगा, लेकिन अगर मैं तसल्ली से क्रूसेड समझाने लगूं तो इट विल टेक 5-6 आवर्स, मे बी मोर, सो एटलीस्ट 2-3 सेशंस, राइट, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं क्रूसेड्स में। So this was caused due to the expansionist policy of Islam on one hand and the changing political economic condition of Europe on the other. Now एक साइड तो इस्लाम एक्सपेंड कर रहा है, दूसरी साइड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन यूरोप में चेंज होती जा रही है। क्या कि छोटे से छोटे किंगडम बनते जा रहे हैं और वो आपस में लड़े जा रहे हैं आपस में, और रिसोर्सेस कहां से पेजेंट्स को जो है वो सर्फ्स को क्रश किया जा रहा है, क्रश करते जा रहे हैं वो, राइट। और इस्लाम जो है वो यूरोप के अंदर एक्सपेंड करता जा रहा है। तो पोप और होली रोमन एम्परर और अदर जो किंग्स हैं वो अपनी पावर के लिए जो है वो थोड़ा सा घबराए अब, और उनको दिखा कि अंदर जो है वो फाइटिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे मोहम्मद को बेदुइन्स में अंदर फाइटिंग बहुत ज़्यादा नजर आई थी, चैनलाइज कर दिया था बाहर की तरफ, उसी तरह यूरोपियन रूलर्स को अपने अंदर जो है वो फाइटिंग्स बहुत ज़्यादा नजर आई और इकोनॉमी वीक होती हुई नजर आई। सो दे चैनलाइज्ड ऑल दैट फाइट टुवर्ड्स वन कॉमन एनिमी आउटसाइड यूरोप। ये जो चैनलाइज किया बाहर की तरफ, दिस इज नोन एज क्रूसेड्स, या इसने क्रूसेड का रूप लिया। सो इन यूरोप क्लर्जी एंड एरिस्टोक्रेटिक क्लास वर सीकिंग पीस फॉर प्रमोटिंग प्रोस्पेरिटी इन यूरोप। So internal conflict was consciously exported outside, and at the initiative of Eastern Roman Emperor Alexius I and Pope Urban II, Christian army moved to Syria and Jerusalem, which had remained to be sacred place for Jews, Christian and Islam all। और पहली क्रूसेड्स होती हैं, पहली क्रूसेड्स चिल्ड्रंस क्रूसेड थी अगर मैं आपको बताऊं तो, एंड दे किल्ड अ होल बंच ऑफ यूरोपियंस को ही मार रही थी पहली क्रूसेड, अपने ही लोगों को मारे जा रहे हैं वो, क्योंकि उनको लूट करनी थी, पैसा इकट्ठा करना था। लेकिन ये कॉन्स्टेंटिनोपल में बैठे जो ईस्टर्न रोमन एम्परर हैं और जो पोप हैं वो मिलकर डिजाइन करते हैं कि भैया समुद्री रास्ते से आए, कुछ जमीनी रास्ते से सेना गई, ऊपर से मारते गए, लूटते गए, और दे फाइनली कैप्चर्ड जेरूसलेम। और जो यूरोपियन हिस्ट्री है ना उसमें बहुत इनिशियली बहुत ऐसे मतलब कैसे एक्सप्लेन किया गया कि इट वाज अ होली एक्ट और ये बहुत नोबल एक्ट था। लेकिन जब आप क्रूसेड्स को पढ़ोगे ना अच्छे से, तो आपको ये समझ आएगा दैट जेरूसलेम जो है वो बहुत जोर जबरदस्ती से लिया गया क्रूसेडर्स द्वारा। एंड जेरूसलेम में जब वो एंटर करते हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ जेरूसलेम, अब ये ना जो वेस्टर्न नैरेटिव है जो इंडिया में भी खूब पॉपुलर है, वो अरेबियन वर्ल्ड को स्पेशली ऑफ दिस टाइम ऑफ 7th सेंचुरी 10th, क्योंकि इस समय अब्बासी रूल कर रहे थे अरेबिया में, राइट। इस समय खलीफत कौन थी? अब्बासी थी। एंड दे हैड शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम डमस्कस से उन्होंने कैपिटल बगदाद शिफ्ट कर दी थी। और ईरान में जो लाइब्रेरी थी गोंडी शपूर को वो बगदाद ले आए थे, एंड बगदाद बिकेम अ लर्निंग सेंटर। और बहुत बड़े लेवल पर जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, ज्योमेट्री और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सब पर जो है बहुत बड़े लेवल पर रिसर्च चल रहा था। एग्रीकल्चर में बहुत डेवलपमेंट कर लिया था इन लोगों ने, ठीक है, अरेबियंस ने। तो हमें बहुत बैड लाइट में अरेबियंस को दिखाया जाता है। देयर सोसाइटी वाज रिलेटिवली वेरी टॉलरेंट। जेरूसलेम बिफोर द एडवेंट ऑफ दीज क्रिश्चियन क्रूसेडर्स इट वाज वेरी, मतलब रिलेटिवली इट वाज वेरी इंटॉलरेंट सिस्टम।
मैं रिलेटिवली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जेरूसलम में जब हम एंटर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक घर ज्यू का, फिर एक घर क्रिश्चियन का, फिर एक घर मुस्लिम का, ऐसे नहीं। देयर वर डिफरेंट क्वार्टर्स, देयर वर एक डिफरेंट मोहल्ला है वो सिर्फ ज्यूज का, एक डिफरेंट मोहल्ला है सिर्फ इस्लाम मुस्लिम्स का, एक डिफरेंट मोहल्ला है सिर्फ क्रिश्चियंस का है। लेकिन विद इन द वॉल ऑफ जेरूसलम एवरीवन वाज लिविंग एंड ट्रेडिंग एंड सब कुछ चल रहा था। एंड व्हेन क्रिश्चियंस केम, व्हेन दीज क्रूसेडर्स केम, दे किल्ड एवरीवन। ना उन्होंने क्रिश्चियंस को स्पेयर किया, ना ज्यूज को स्पेयर किया, ना उन्होंने मुस्लिम्स को स्पेयर किया, सबको मारा, बूढ़े बच्चे जवान सबको मारा उन्होंने। एंड दैट इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर जेरूसलम, उससे पहले जब उन्होंने ट्रिपली को कैप्चर किया या एंटियोक को कैप्चर किया या डमास्कस को जो कैप्चर किया, वहां पर भी सेम उन्होंने ब्रूटैलिटी दिखाई और सेम उन्होंने मैसेकर किए। तो जब हम क्रूसेड स्टडी करते हैं ना, क्रिटिकली जब क्रूसेड को स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो मुस्लिम फोर्सेज हैं उससे फार फार वर्स ब्रूटैलिटी जो है वो किसने दिखाई, दीज क्रिश्चियन क्रूसेडर्स। एंड आगे मैं आपको बताऊं तो दीज क्रिश्चियन क्रूसेडर्स दे कैप्चर्ड जेरूसलम। आफ्टर सम टाइम जेरूसलम वाज रिकैप्चर्ड बाय मुस्लिम फोर्सेस। और वन सेकेंड, देयर वाज अ मुस्लिम जनरल, ही वाज अ मेमलक इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। एक मूवी भी बनाई गई है उस पर, द किंगडम ऑफ हेवन करके, किंगडम ऑफ हेवन करके मूवी है। मुझे बहुत प्रॉब्लम है उस मूवी के साथ। उस मूवी में यह दिखाया गया है कि एक यूरोप से व्यक्ति आकर अरेबियन लोगों को एग्रीकल्चर और इरिगेशन सिस्टम सिखा रहा है। यूरोप से आकर अरेबियंस को कोई एग्रीकल्चर और इरिगेशन सिखा रहा है, जबकि इजिप्ट में 2500 BCE, 2500 BCE यानी आज से 4-4,500 साल पहले कनाल सिस्टम जो है वो डेवलप हो गया था। ये जो यूफ्रेटिस और टिग्रिस है इसके अराउंड कनाल सिस्टम जो है वो 2-2,500 साल पुराने हैं। कुएं जो है वो हमें 10-10 हजार साल पुराने मिलते हैं इस एरिया में। हमें फुल फ्लेजेड सिटीज मिलती हैं 12-12 हजार साल पुरानी, गोबेकली तेपी जैसी, सॉरी नॉट गोबेकली तेपी, इन अदर मैनी डिफरेंट रीजन्स ऑफ डिफरेंट एरियाज, मतलब तुर्की में मिल रही है, ईरान में, सीरिया में, लेबनान में, जॉर्डन में। एंड अ यूरोपियन केम, अ वाइट स्किन पर्सन केम एंड टॉट ब्राउन्स हाउ टू इरिगेट, कुआं कैसे खोद के पानी निकाला जाता है। दैट इज मतलब टॉप टीयर का प्रोपेगेंडा है वो, राइट। लेकिन उसमें एक चीज ठीक दिखाई है, वो बिल्कुल ठीक दिखाया जब फाइनली इब्लिन जो भी होता है, वो एक जो अंग्रेज जो कैरेक्टर है, मुझे नाम नहीं याद है उसका, वो फाइनली जब ट्रीटी करता है जेरूसलम के लिए, तो वो कहता है कि भैया व्हेन क्रिश्चियंस कैप्चर्ड जेरूसलम वी मैसेकर्ड एवरीवन, राइट। व्हेन मुस्लिम्स रिकैप्चर्ड जेरूसलम दे स्पेयर्ड एवरीवन। उन्होंने सबको जाने दिया, मतलब उनको सबको इजाजत दी कि आपको छोड़ना तो पड़ेगा, मारेंगे नहीं किसी को, लेकिन आप यहां से छोड़कर सारे क्रिश्चियन लैंड में चले जाओ। एंड दे अलाउड एवरीवन टू लीव। इनफैक्ट हिज नेम इज, द मिलिट्री जनरल, हिज नेम इज सलाहुद्दीन। वो बोलता भी है मूवी में दैट माई नेम इज सलाहुद्दीन एंड आई एम नॉट लाइक माई प्रीडिसेसर्स। ही वॉज अ वेरी, पढ़िएगा सलाहुद्दीन के बारे में, ही वॉज नोन एज, नहीं, द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह जो है वो किसी और मिलिट्री जनरल को कहते हैं, बट माई पॉइंट इज वॉज वेरी श्रूड, वेरी इंटेलिजेंट मिलिट्री जनरल, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन बैटल्स उसने जीती भी हैं। सो ही ऑफर्ड मनी फ्रॉम हिमसेल्फ, क्योंकि सलाहुद्दीन अकेला था, उसके और भी मिलिट्री जनरल्स थे। वो मिलिट्री जनरल्स जो है वो कह रहे थे कि जेरूसलम हम इनसे सरेंडर तो करवा रहे हैं, बदले में पैसा लेंगे हम इनसे बहुत ज़्यादा, ठीक है, अदरवाइज इनको मारेंगे, राइट। तो जेरूसलम वाले जो लोग हैं उन्होंने फिर अपने ही अंदर लूटपाट करनी शुरू कर दी और मार पिटाई खुद में शुरू कर दी, मार कटाई लूटपाट करके। फिर भी उनके पास जो पैसा आया वो उस डिमांड को मैच नहीं कर रहा था जो मुस्लिम जनरल्स मांग रहे थे। तो सलाहुद्दीन साइड में जाता है और अपनी ट्रेजरी से जो है वो अपनी ट्रेजरी से पैसा निकाल के देता है क्रिश्चियंस को कि ये दो इन जनरल्स को और अपनी जान छुटाओ और भागो यहां से। सो जो हिस्ट्री में पोर्ट्रे किया जाता है, हमें जो मेन स्ट्रीम कल्चर में जो हमें पोर्ट्रे किया जाता है, वो एक बहुत डिस्टॉर्टेड पिक्चर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड पिक्चर है। हमें एक थोड़ा सा ना बैलेंस में स्टडी करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाम में वाज एवरीथिंग राइट, क्योंकि जब हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो मैं आपको इस्लाम की कमियां गिनाऊंगा, बहुत कमियां हैं इस्लाम में, राइट। बट देयर वाज अ पीरियड
फॉर सर 200-300 ईयर्स जहां पर इस्लाम वॉज डूइंग समथिंग राइट, ठीक है, जिसे एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना जरूरी है। उसके बाद आफ्टर दैट इस्लाम वेंट टू स्ट्रेट टू, मतलब बिल्कुल गार्बेज हो गया, फिर धीरे धीरे गार्बेज होता गया इस्लाम, क्योंकि थियोलॉजी का होल्ड जो है वो इस्लाम पर बढ़ता गया। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम बोलते हैं उनको, ड्यूरिंग दैट रेन ऑफ अब्बासी खलीफास, राइट, एट दैट टाइम जो है वो कुछ वो बेटर कर रहे थे, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लर्निंग के स्फीयर में बहुत बेटर कर रहे थे वो। और कुछ जो है, ऐसा नहीं कि मैसेकर्स क्रूसेड के दौरान जो है वो मैसेकर्स इस्लामिक फोर्सेस ने नहीं किए हैं, दैट वाज द नेचर ऑफ मेडिवल वॉरफेयर। मैसेकर वाज द नेचर ऑफ मेडिवल वॉरफेयर, सभी कर रहे थे, लेकिन क्रिश्चियंस क्रॉस्ड लिमिट्स। जब एक सरेंडर की हुई सिटी के आप अंदर घुस के किसी को भी स्पेयर नहीं कर रहे हो, सो मतलब ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि जेरूसलेम की सड़कों पर गिट्टे गिट्टे खून चल रहा था। गिट्टा क्या होता है? जो एंकल्स होते हैं, एंकल जितना जो है वो ब्लड चल रहा था सड़कों पर, इतना भयंकर मैसेकर हुआ। इसी तरह की सेम जो है वो मिसाल दी जाती है बगदाद के मैसेकर पे भी। बगदाद को जब मैसेकर किया हलगू खान ने, तो वहां पर भी इस तरह की मिसाल दी जाती है कि गिट्टे गिट्टे खून चल रहा था, यानी कि एंकल्स तक जो है वो ब्लड चल रहा था इतना। खैर, मंगोल्स की तो कहानी, उनकी बारबारिटी तो क्रिश्चियनिटी को बहुत पीछे छोड़ देती है, क्रिश्चियन बारबारिटी को। मंगोल्स तो बिल्कुल ही अलग ही लेवल के बारबारिक थे। आगे बताऊंगा आपको मंगोल्स की कहानी भी, जब मेडिवल में पढ़ेंगे मंगोल्स की कहानी, जब मंगोल्स इन्वेड करने आएंगे इंडिया, तब बताऊंगा आपको मैं कि क्या क्या करते थे मंगोल्स। खैर, माई पॉइंट इज दैट क्रूसेड्स होती हैं फिर, एंड क्रूसेड्स का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, कोई डिसाइसिव रिजल्ट नहीं निकलता। पहले क्रिश्चियंस पावर आती है, पहले क्रूसेड में दे कैप्चर जेरूसलेम, ठीक है, फिर इस मुस्लिम पावर, फिर दूसरी क्रूसेड आती है, राइट, वो मुस्लिम से लड़ती है, एंड दे पुश सम ऑफ द मुस्लिम फोर्सेस, थोड़ा सा डीप पुश कर देते हैं वो। फिर मुस्लिम फोर्सेस फिर राइज करती हैं एंड दे कैप्चर जेरूसलेम अगेन। फिर तीसरी क्रूसेड आती है, किंग विलियम द लायन हार्ट, शायद ठीक से बोल रहा हूं मैं तो, विलियम द लायन हार्ट है या रिचर्ड द लायन हार्ट है, हाँ, इंग्लैंड से आएगा फिर वो, रिचर्ड द लायन हार्ट करके किंग आएगा क्रूसेड लेकर, और वो सक्सेसफुल नहीं होगा, वो जाएगा जेरूसलेम पकड़ने, लेकिन वो अपने ही क्रिश्चियन रूलर्स के कासल्स को और टेरिटरी को मार के कैप्चर करना शुरू कर देंगे। ये एक बड़ी हिपोक्रेसी है उनकी, कि वो कह रहे हैं कि हम रिलीजियस युद्ध करने जा रहे हैं, लेकिन वो कॉन्स्टेंटिनोपल के ही शहरों को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे इसके आसपास। इनफैक्ट कॉन्स्टेंटिनोपल को भी वो एक समय तक होस्टेज बनाकर रखेंगे। जो थर्ड क्रूसेड जो आएगी वो नीचे तक पहुंचेंगे ही नहीं यहाँ पर। सो जेरूसलेम रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ सैरासन्स, राइट। लेकिन मैं आपको बताऊं एक बहुत मजे की बात, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद व्हेन साइक्स पीको अग्रीमेंट एक फंडा है, मैं आपको समझाऊंगा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, बहुत इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब फाइनली दी अलाइड फोर्सेस गॉट ऑटोमन्स को उन्होंने तुर्की में पुश कर दिया, यानी इतना रीजन रह गया। सो ये जो सीरिया, लेबनन, जॉर्डन वाला एरिया है, दिस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच, राइट। और एक फ्रेंच जनरल फिर जाता है सलाउद्दीन की कब्र पे, और सलाउद्दीन की कब्र को लात मार के बोलता है कि देख लो हमने जेरूसलेम ले लिया फिर से, है ना, वी केम बैक, ऐसा करके कुछ बोलता है फ्रेंच में, राइट। दैट मीन्स वर्ल्ड वॉर 1 इन द आईज ऑफ सम ऑफ द एलिट्स और सम ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स ऑफ यूरोपियंस, इट वॉज अनदर क्रूसेड, राइट। सो एंड आज तक भी कुछ लोग जो है वो यूरोप में अनदर क्रूसेड ही समझ रहे हैं, या इस तरह बेचा जा रहा है पोलराइज करने के लिए लोगों को, कि हमें मिडल ईस्ट को क्रूसेड करके जो है वापस हासिल करना है अपने इंपॉर्टेंट शहरों को, है ना। सो दैट इज अबाउट क्रूसेड्स। क्रूसेड्स वर नॉट सक्सेसफुल। नाउ अनदर थिंग दैट हैपेंड इन क्रूसेड, वो हमें देखना है। सो दीज आर दी, जो पर्पल है, दीज आर दी क्रिश्चियन लैंड्स एज यू कैन सी, एंड दीज आर दी मुस्लिम लैंड्स। दीज आर दी किंगडम्स एस्टेब्लिश्ड बाय क्रूसेडर्स। क्रूसेडर्स इतने एरिया पे जो है वो कैप्चर कर सके, ये एरिया कैप्चर कर सके। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शहर जिनके मैंने नाम भी लिए, लाइक एंटियोक है, ट्रिपली है, जेरूसलेम है, उसके अलावा ये है एरो, एंड यहाँ पर एडेसा है, बीच में डमस्कस को भी 1-2 बार उन्होंने जीता, राइट। सो ध्यान से देखिए, नाउ जब 10, 15, 20 हजार सैनिक मूव कर रहे हैं, जमीनी रास्ते से मूव कर रहे हैं या समुद्री रास्ते से मूव कर रहे हैं, पोर्ट टू पोर्ट जब भी वो मूव करेंगे, जमीनी रास्ते से मूव करेंगे,
तो अगर आपको किसी सैनिक को अपने साथ लड़ने के लिए ले जाना है और अगर सैनिक लड़ने जा रहा है तो कोई गारंटी नहीं है जिंदा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। और अगर किसी को आपको मरने के लिए मोटिवेट करना है अपने लिए तो उसको थोड़ा पैसा कुछ तो देकर भेजना पड़ेगा आपको। तो सैनिकों के पास रहता था थोड़ा बहुत पैसा, या जो अपर लेवल के सैनिक रहते होंगे उनके पास वेल्थ रहती थी, और कोई गारंटी नहीं रहती थी जिएंगे या मरेंगे। सो गारंटी नहीं है जब जीने की मरने की और पैसा भी है, सो दे हैड अ टेंडेंसी टू स्पेंड दैट मनी, राइट। तो जैसे जैसे ये क्रूसेडर्स आगे मतलब टू एंड फ्रो इनका चलता रहा, कई मतलब 200-300 सालों तक ये मूवमेंट चलती रही सैनिकों की, तो सैनिकों के साथ चलते थे मर्चेंट्स। क्यों? क्योंकि जहां पर मतलब सेना चल रही है, जहां पड़ाव डाला वहां पर मर्चेंट्स ने भी अपना पड़ाव डाल लिया और सैनिक जो है वो उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, खरीद रहे हैं सामान, पैसा है क्योंकि सैनिकों के पास, राइट। और ऐसे करते करते धीरे धीरे कई सारे ट्रेडिंग सेंटर जो है वो डेवलप हो गए। पहले जो है वो कारवां, जो सेना का कारवां है उसके साथ जो है वो ट्रेडर्स का कारवां चला कुछ टाइम तो, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी फेवरेबल प्लेसेस डेवलप हो गई, इवेंचुअली इवॉल्व हो गई, जहां पर सेनाएं आकर जो है वो अपना पड़ाव डालती थी और वहां पर ट्रेड करते थे वो, राइट। तो ट्रेडिंग रूट्स एंड ट्रेडिंग सेंटर्स जो है वो ओपन हो गए ड्यू टू क्रूसेड्स बिटवीन यूरोप एंड दी वेस्ट एशिया, जो कि पहले बंद हो गया था, वो अब क्रूसेड्स की वजह से खुल गए। और जैसे ही ये ट्रेडिंग रूट्स खुले तो यूरोप में पहुंचने लगी ऑल दैट नॉलेज एंड ऑल दैट टेक्नोलॉजी जो अरेबियंस इतने कुछ 100, 150, 300 सालों से जो डेवलप कर रहे थे, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्रॉप पैटर्न से रिलेटेड, स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड, कॉटन से रिलेटेड, जो भी एजुकेशन या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे यूरोप में पहुंचने लगी, राइट। और यूरोप में फिर इसके बाद एक बड़ा चेंज आया जब ये नॉलेज उन तक पहुंची, दैट ब्रॉट अ चेंज इन यूरोपियन सोसाइटी, एंड दैट चेंज इन यूरोपियन सोसाइटी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट। सो इट वॉज द क्रूसेड्स, और क्रूसेड्स के जरिए जो ये रोड ओपन हुआ एंड जो नॉलेज का फ्लक्स वापस यूरोप में पहुंचा, जो कई सैकड़ों सालों से बंद था, बहुत स्लो था यानी कि, लेकिन अब तेजी से पहुंचा, दैट स्टार्टेड दी चेंज। उसने वो चेंज का प्रोसेस शुरू किया, किसका? दैट रिजल्टेड इनटू एन अग्रेरियन रेवोल्यूशन। सो क्रूसेड्स से जो ट्रेड रूट्स बने, इन ट्रेड रूट से जो टेक्नोलॉजीज आई या जो नॉलेज आई, दिस पेव्ड अ वे फॉर एन अग्रेरियन रेवोल्यूशन। और जब अग्रेरियन रेवोल्यूशन आता है, लेट मी चेक व्हाट इज द नेक्स्ट, राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। जब अग्रेरियन रेवोल्यूशन आया, दैट रिजल्टेड इनटू व्हाट? दिस अग्रेरियन रेवोल्यूशन, इतने सैकड़ों सालों से उनके पास एग्रीकल्चर पर जो है वो क्या उग रहा है यूरोप में? ज्यादा कुछ खास नहीं उग रहा, स्पेशली नॉर्दर्न यूरोप, कुछ ज्यादा खास नहीं है उनके पास। दैट इज वाई द नॉर्डिक पीपल, जो नॉर्थमैन है, उनको वाइकिंग करना पड़ रहा है, उनको वाइकिंग बनना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि या तो आलू उग रहा है या तो वो अपने मतलब मीट मच्छी पर डिपेंडेंट है, ज्यादा कुछ खास उग नहीं रहा वहां पर, राइट। प्लस उनके पास टेक्नोलॉजीज नहीं है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा कुछ खास उगता नहीं है। लेकिन जब अरेबियन वर्ल्ड से वो कनेक्ट हुए, देन दे स्टार्टेड इंपोर्टिंग न्यू अग्रेरियन टेक्नोलॉजीज, नई तरीके के इरिगेशन सिस्टम, जो किंगडम ऑफ हेवन में दिखाया है कि दैट इंग्लिश फैला, समवन हु इज फ्रॉम इंग्लैंड, वो अरेबियंस को सिखा रहा है इरिगेशन कैसे करते हैं। सो इट्स अ जोक एक्चुअली, बिकॉज इट इज दैट टाइम ना, ये जो टाइम है 8th सेंचुरी एंड 9th सेंचुरी का जो टाइम है, जहां जब अब्बासीज अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं आफ्टर उमाय्यद्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट्स। And not just in Arabian region, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया यानी साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है। आप कहेंगे सर नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो 18th 19th सेंचुरी यूरोप में इंग्लैंड से शुरू हुआ है ना, यही पढ़ा है अभी तक। तभी तो कहता हूं ग्लोबल पर्सपेक्टिव सिखाऊंगा आप लोगों को, आप लोगों की आंखें खोलूंगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो यूरोप में हुआ है ना,
वो मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसमें मशीनों का इस्तेमाल हुआ, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, उसमें स्टीम एंड ऑयल पावर्ड मशीनों का इस्तेमाल हुआ, राइट। अदरवाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो 8th 9th सेंचुरी में अरेबियन वर्ल्ड में स्टार्ट होता है, जब उनके पास वो सारी नॉलेज आती है ना, जब गोंडी शपूर से लाइब्रेरी को उठाकर बगदाद में शिफ्ट किया जाता है और वो नॉलेज इंडिया की, चाइना की, ग्रीक्स की, रोमन्स की, सेंट्रल एशिया की, बुद्धिस्ट की, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, ज्यूज की, सब नॉलेज जब मिलती है अब्बासियों को, उस नॉलेज के बेसिस पर वो धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं एंड दे गिव राइज टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। बस वो मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मशीनों का इस्तेमाल जो है वो फिर इंग्लैंड में शुरू हुआ, सॉरी फिर मैं गलत बोल रहा हूं, मशीन यहां भी यूज हो रहे हैं, लेकिन मशीन्स के लिए एनर्जी सोर्स क्या है, या तो इंसान का लेबर है या तो जानवर की एनर्जी है, जानवर का लेबर है, राइट, या तो पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वेर एज यूरोप में जो मशीन्स मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वहां पर मशीनों का इस्तेमाल जो है वो या तो स्टीम पावर से चलेंगी मशीनें या तो फिर ऑयल से चलेंगी, राइट। दिस इज द डिफरेंस। हुआ ये कि स्टीम और ऑयल से जो है वो बहुत तेजी से एक्सपेंड हुआ, राइट। लेकिन देखो ना, ग्लोबल शेयर एक बहुत बड़ा जो है वो बहुत लंबे टाइम तक प्रोडक्शन का वेस्ट एशिया, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के पास ही था, यानी चाइना, इंडिया और ये जो वेस्ट एशियन रीजन है, ये बहुत लंबे समय तक जो है वो सबसे ज़्यादा ग्लोबली प्रोड्यूस कर रहे थे। आप कहेंगे सर कौन सी इंडस्ट्री पॉपुलर थी, तो कॉटन इंडस्ट्री वॉज वेरी पॉपुलर, इजिप्शियन कॉटन। टी इंडस्ट्री वॉज वेरी पॉपुलर, कॉफी वॉज वेरी पॉपुलर, एंड व्हाट एल्स, आयरन तो इंडिया से आ रहा था, ठीक है। उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज वेरी पॉपुलर इन दिस रीजन। सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप हुई। इंडिया में भी हैंडीक्राफ्ट इस समय हम देखेंगे बहुत तेजी से बढ़ेगा। इंडिया में भी और भी कई तरह की टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से बढ़ेंगी, राइट। अरगट्टा करके एक व्हील है, वो केवल यूरोप नहीं जाएगा, वो इंडिया भी पहुंचेगा। पर्शियन व्हील जिसे कहते हैं, अरगट्टा। यूपीएससी ने पूछा भी है एक दो बार, मेंस में भी पूछा है और प्रीलिम्स में भी पूछा है इस सवाल को। तो ये क्या हुआ, एक अग्रेरियन रेवोल्यूशन जो है वो यूरोप में आता है, एंड ड्यू टू दिस अग्रेरियन रेवोल्यूशन जो किंग्स हैं, जो इतने समय से उनके पास सरप्लस नहीं था या ज्यादा कमाई का स्रोत नहीं था, अब उनके पास सरप्लस होने लग जाता है। अब जब उनके पास सरप्लस, क्योंकि नई अग्रेरियन रेवोल्यूशन किस वजह से आई, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एज वेल एज न्यू नॉलेज ऑफ प्लांट और न्यू प्लांटेशन और क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप मैनेजमेंट की नई नॉलेज आई उनके पास। दैट रिजल्टेड इनटू अग्रेरियन रेवोल्यूशन, राइज इन द प्रोडक्शन। सो सरप्लस आया, सो दैट मीन्स दे कैन ट्रेड मोर, और वो ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द न्यूली एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रूट्स। तो जितना ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं उतना जो है वो किंग्स के पास जो है वो पावर बढ़ती जा रही है। किंग्स के पास पावर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे किंग्स के हाथ में पावर बढ़ती जाएगी तो फ्यूडलिज्म कमजोर होता जाएगा, और फ्यूडलिज्म कमजोर होगा, किंग्स की पावर बढ़ेगी, तो फ्यूडलिज्म के साथ जो जुड़ा हुआ है यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च और जो होली रोमन एम्पायर है, दीज ऑल थ्री विल स्टार्ट टू क्रम्बल। फ्यूडलिज्म, यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च एंड दिस होली रोमन एम्पायर, दीज ऑल थ्री विल स्टार्ट टू क्रम्बल। ये धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्कीज डेवलप होंगी। ये नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा अब ये कहानी, राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट जो स्टोरी है, दिस इज, क्योंकि अभी हमने एंशिएंट और मेडिवल यूरोप पढ़ना था। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट विद द राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट। यहां पर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा पूरी, द डिक्लाइन ऑफ द थ्री इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से? द होली रोमन एम्पायर, फ्यूडलिज्म एंड द यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च। एंड इनके डिक्लाइन से जो है वो तीन नए इंस्टीट्यूशंस खड़े होंगे, वो मैं अभी बता देता हूं। होली रोमन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन करेगा और रिजल्ट में बनेंगे नेशन स्टेट्स। चलो नेशन स्टेट्स तो बाद में बनेंगे, पहले बनेंगी एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज। ये एब्सोल्यूट मोनार्कीज बनेंगी पहले।
राइट। यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च जो है वो क्रम्बल करेगा और इनकी जगह खड़े होंगे प्रोटेस्टेंट चर्च। और तीसरा क्या था? फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म एज अ इकोनॉमिक सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम की जगह जो है वो ग्रेजुअली लेगा कैपिटलिज्म। तो ये तीन जो है वो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, जिनको हम आगे आने वाली 2-3 क्लासेस में अच्छे से समझेंगे। देन तब जाकर जो है वो हम शुरू करेंगे अपना सिलेबस। लेकिन सिलेबस शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हिस्टोग्राफी की क्लास भी लेनी है मैंने, देन वी विल स्टार्ट विद सिलेबस। सो आज का सेशन थोड़ा रिलेटिवली छोटा ही है पिछले सेशन से। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट शुरू करूं, बिकॉज दिस इज अ सेपरेट टॉपिक। सो राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट जो हम शुरू करेंगे विद, मतलब नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एक और बात, अगर आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये आप अपने कहानी तो सुना दी, इसके लिए पढ़े कहाँ से हम, कोई सोर्स है? तो कोई सिंगल सोर्स नहीं है। आई कैन गिव यू मल्टीपल सोर्सेज इफ यू लाइक, बट यू वुड नॉट लाइक इट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ये सिर्फ मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको मैं, ताकि आपको सारी स्टोरी अच्छे से समझ आए, ठीक है। दूसरा ये है कि मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो बहुत लेंदी और बहुत कमरसम है उनको पढ़ना। मैंने अपने आप को बोर कर लिया उनको पढ़कर, ठीक है। सो दैट आप लोगों को ना होना पड़े, दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ दीज लेक्चर्स, राइट। मैं इंफॉर्मेशन जगह जगह से इकट्ठा करूँ और चैनलाइज करूँ एक डायरेक्शन में, ताकि आप लोगों को जगह जगह ना भटकना पड़े, राइट। हाँ, जब सिलेबस शुरू हो जाएगा तब मैं सेलेक्ट स्टडीज़, तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ अब ये टॉपिक आपको इन सभी बुक से पढ़ना है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।